So, hello everyone. I hope I'm audible and visible to everyone out here. And सब प्रॉपरली आ रहा है कि नहीं एक बार मेरे को कंफर्म कर दीजिएगा. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अवर रिवीजन सीरीज ऑफ सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. ओके, नाउ मैंने आप लोगों को एक हैंड रिटन नोट्स मेरे शेयर करके रखे हुए हैं. हम हर एक चैप्टर में मैं आपको हैंड रिटन नोट्स में से रिवीजन कराऊंगा. साथ ही साथ जो पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस हैं, आईसीआई के मॉड्यूल है, उसको भी अपन यहाँ पे कवर करेंगे. ये रिवीजन से थोड़ा सा ज्यादा रहने वाला है. तो रिवीजन लेक्चर जो यूजुअली टीचर्स अपलोड करते हैं उससे ज्यादा टाइमिंग वाला होने वाला है ये रिवीजन सेशंस. प्लस मेरी आप लोगों से, जैसा मैंने आपको रोड मैप वाले वीडियो में बोला था, कि जैसे अभी हम आज और कल 2 दिन में अराउंड आज 1.5 आवर्स और कल 1.5 आवर्स, अराउंड 3 आवर्स के अंदर पूरा चैप्टर मैं आपको रिवाइज कराऊंगा विद डिटेल्ड conceptual clarity and along with all the questions covered till past exams. Okay, now most important thing is कि आपको यहाँ पे आगे उसके बाद जब अगला चैप्टर जो हमारा होने वाला है दैट इज बिजनेस कॉम्बिनेशन, उस बिजनेस कॉम्बिनेशन के चैप्टर से पहले आपको शेयर बेस्ड पेमेंट के जितने क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं, आपका एक बार घर पे प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है. आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू एवरीवन. Yes or no, please confirm me in the chat box. Okay, देखिए इंटरेक्शन करना रहेगा अपने को. ओके, नाउ रहमान, स्वप्निल, मल्लोलन, वीरन, आप शायद साउथ से होंगे. ओके, भावना. ओके, सो आपको अब स्क्रीन विजिबल हो रही होगी, एक बार मेरे को कंफर्म कर दीजिएगा. यस, यस, यस. द पॉइंट इज कि अब हम यहाँ पे शेयर बेस्ड पेमेंट इंड एस 102, ये जो हमारा 8 नंबर का चैप्टर है, 8 to 10 मार्क्स तक आ जाता है ये चैप्टर. और आप ये मान के चलिए कि इस चैप्टर में ये वन ऑफ दो चैप्टर है जो शुरुआत के 6-7 टॉपिक जो होते हैं ना, 60-70 मार्क्स तक का वेटेज कवर करते हैं. कभी भी आपको लैगिंग आए, कुछ आए, तो मेरे को आप एक बार व्हाट्सएप नहीं, चैट बॉक्स पे जरूर रिप्लाई किया कर दीजिएगा. लाइव अटेंड करने वालों लोगों के लिए थैंक यू सो मच, क्योंकि मैं आपको बोल सकता हूँ कि लाइव अगर आप अटेंड कर रहे हैं तो जेन्युइनली मैं आपको बता रहा हूँ, आपका एफआर में हमारा जो टारगेट है अब की बार 70 पार इन सीए फाइनल एफआर विथ एचडी. आई एम हर्षित द्विवेदी, मैंने आप अपने बारे में बता दिया था. और आपको कोई भी दिक्कत हो, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप जरूर मेरे से क्वेरी पूछ सकते हैं. ठीक है, नाउ विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, नाउ वी आर स्टार्टिंग इन डेज 102. नाम क्या है? शेयर बेस्ड पेमेंट. सर शेयर बेस्ड पेमेंट ये इन डेज क्यों आया, और इसकी सारी चीजें, क्योंकि मैंने आपको बोला रिवीजन से ज्यादा और क्रैश बैच से कम. ओके, सब ये पीडीएफ सामने होनी चाहिए. आपके पास पीडीएफ आगे की नहीं, एक बार कंफर्म कर दीजिए प्लीज. प्लीज डू कंफर्म मी. शेयर तो कर दी थी मैंने, स्क्रीन पे देख पा रहा हूं मैं. ओके, आपके पास ये पीडीएफ आ चुकी है. दैट्स ग्रेट, दैट इज ग्रेट. ओके, नाउ द पॉइंट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू. वी आर स्टार्टिंग विथ द चैप्टर. ओके, शेयर बेस्ड पेमेंट. सर क्या समझते हैं हम शेयर बेस्ड पेमेंट से? तो सबसे पहले मैंने आपको बताता हूं कि शेयर से रिलेटेड कोई पेमेंट कर रहे हैं. सर पेमेंट क्यों कर रहे हैं? पेमेंट इज नथिंग बट, पेमेंट क्या होता है? पेमेंट इज नथिंग बट consideration for some benefit arrived. Consideration for some kind of benefit which has been arrived. किस फॉर्म में सर? इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स और कैश. या तो शेयर के फॉर्म में या फिर कैश. लेकिन याद रखना, इस शेयर बेस्ड पेमेंट से रिलेटेड जो भी वैल्यू होगी वो हमेशा बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ शेयर्स होगी. मतलब जितना भी ट्रांजैक्शन होगा उसका जो एक वैल्यू डिटरमाइन होगा, वो वैल्यू हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, किसके बेसिस पर होगा? वैल्यू ऑफ शेयर्स के बेसिस पे. हम उसका पेमेंट या तो शेयर्स के फॉर्म में कर रहे होंगे या कैश के फॉर्म में, लेकिन जो वैल्यू डिटरमाइन होगी वो शेयर्स के बेसिस पे. इज दैट क्लियर? ओके, तो to conclude we can say that share based payment deals with the transaction where entity has purchased गुड्स स्लैश सर्विसेज. या तो एंटिटी ने क्या परचेज किया? गुड्स और सर्विसेज. या फिर उसने और उसके जो पेमेंट्स हैं वो बेस्ड है शेयर्स के बेसिस पे. पेमेंट शेयर्स में भी हो सकता है, पेमेंट कैश में भी हो सकता है, लेकिन जब भी पेमेंट कैश में होगा वैल्यू हमेशा शेयर्स के बेसिस पे ही डिटरमाइन होगी. नाउ दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू.
ये बस जस्ट इंट्रोडक्शन है इस नाम का। इंडिया है क्यों, वो रीजन भी पता होना चाहिए अपने को, है ना। और ऑलमोस्ट हम डेली ट्राई करेंगे इवनिंग में ही रखने का, सो दैट 7:30 से 9 PM तक में हम आराम से इस रिवीजन को कंक्लूड कर सके। आई होप ये टाइम बेटर है इंस्टेड ऑफ मॉर्निंग, यस और नो। कि पहला सेशन है, सो आई हैव टू इंटरेक्ट विद यू गाइस फॉर द अपकमिंग सेशंस टू। ओके, थैंक यू। चलिए, सबसे पहला, मैं जितने भी कंसेप्ट होंगे सभी में 100% मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, हैशटैग्स रहेंगे। हैशटैग मतलब हमें इस चैप्टर में कितनी चीजें पढ़नी है। ओके, सबसे पहला था इंट्रोडक्शन फेज। शेयर बेस्ड पेमेंट होता क्या है सर? इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द कंपनी एंड अ इंडिविजुअल पर्सन और अ कंपनी। कंपनी और किसी इंडिविजुअल पर्सन के बीच में भी हो सकता है, या फिर कंपनी और किसी कंपनी के बीच में भी हो सकता है। अब कंपनी का मतलब क्या? इंक्लूडिंग इट्स एम्प्लॉइज, बट याद रखना मेरे दोस्त, एक्सक्लूडिंग शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स के अलावा, शेयर होल्डर्स के अलावा कंपनी, अगर एक कंपनी है उसने शेयर बेस्ड पेमेंट स्कीम ऑफर करी है, या तो किसी इंडिविजुअल को और या फिर किसी कंपनी के एम्प्लॉय को, बस उसके शेयर होल्डर्स नहीं होने। बदले में क्या मिलेगा कंपनी को? गुड्स या फिर सर्विस। और ये जो शेयर बेस्ड पेमेंट स्कीम का एग्रीमेंट हुआ है, ये ऑफर जो लेके गए हो, ये काय में आएगा? ये दोस्तों आ जाएगा किस में? दिस विल बी दिस विल बी इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स और कैश। और कैश के फॉर्म में है तो वैल्यू बेस्ड ऑन शेयर ही होगी। यहाँ पे बहुत क्लियर है। सर, व्हाट इज द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया? जर्नल एंट्री क्या होगी? तो ये जर्नल एंट्री मुझे बताओ, इंड एस 102 किस पर एप्लीकेबल है? सर, कंपनी पर एप्लीकेबल है। तो किसकी बुक्स पर एंट्री होगी दोस्तों? कंपनी की बुक्स पर एंट्री होगी। यस और नो? अब ध्यान से समझना, एंट्री क्या होगी? कंपनी को क्या मिल रहा है? कंपनी को मिलेगा या तो गुड्स या फिर सर्विसेज। इज दैट क्लियर? और मेरे को स्पीड बता देना, स्पीड इज ओके, और यू वांट मी टू स्लो डाउन लिटिल बिट, सो दैट आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए एट द एंड ऑफ द डे। भले ही हमें एक दिन एक्स्ट्रा लग जाए, बट मेरे को आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट वही है। एक बार मेरे को चैट बॉक्स पे कंफर्म कर देना, दिस इज फाइन। ओके, 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 डन। गुड्स और सर्विस अकाउंट डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट। अब ये शेयर बेस्ड पेमेंट डायरेक्टली नहीं लिख सकते, या तो इधर इन द फॉर्म ऑफ बैंक और कैश और शेयर्स, मतलब जो हमने यहाँ पे सीखा, या तो शेयर्स के फॉर्म में या कैश के फॉर्म में। याद रखना, ये जो अमाउंट डिटरमाइन होगा, ये जो अमाउंट डिटरमाइन हो रहा है, ये अमाउंट डिटरमाइन जो हो रहा है, इसमें फर्स्ट प्रेफरेंस क्या रहेगी? हमें सबसे पहले ट्रांजेक्शन में वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस डिटरमाइन करनी है। अगर हमें नहीं मालूम चला कि क्वेश्चन में हमें गिवन ही नहीं है वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस, देन हमारी सेकेंड प्रेफरेंस रहेगी वैल्यू ऑफ इक्विटी। इज दैट क्लियर? तो ये जो रिकॉग्निशन के लिए ये जनरल एंट्री होगी, और मीजरमेंट के लिए क्या होगा? फर्स्ट प्रेफरेंस हम हमेशा देंगे वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस को, और सेकंड प्रेफरेंस देंगे वैल्यू ऑफ इक्विटी। इज दैट क्लियर? नाउ कमिंग टू द शेयर बेस्ड पेमेंट्स एप्लीकेबिलिटी, सो इट इज नॉट एप्लीकेबल टू शेयर्स इशू टू द शेयर होल्डर्स। ऑब्वियसली हमने ऊपर पढ़ लिया कि शेयर होल्डर्स को अगर हम शेयर्स दे रहे हैं, तो दैट इज नॉट कवर्ड अंडर इंड एस 102। अगर हम किसी फाइनेंशियल लायबिलिटी का सेटलमेंट कर रहे हैं, जो कि हम रिवीजन कब लेंगे? इंड एस 32 और 109 का जब हम साथ में लेंगे। ओके, या फिर बिजनेस कॉम्बिनेशन, बिजनेस कॉम्बिनेशन का केस हो, सेटलमेंट ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी हो, या शेयर्स आपने इशू कर दिए हो शेयर होल्डर्स को, तो इस केस में शेयर बेस्ड पेमेंट स्कीम, शेयर बेस्ड पेमेंट का इंड एस नहीं एप्लीकेबल होगा। इट इज नॉट कवर्ड अंडर 102। और याद रखना दोस्तों, हमने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का अगर जब कभी इंट्रोडक्शन पढ़ा होगा, करेंगे उसको लास्ट में करेंगे, बट पॉइंट इज IFRS 2 की तर्ज पे ये बना हुआ है। IFRS 2 उसी की तर्ज पे आया इंड एस 102। IFRS जितने हैं जो वो सारे के सारे कन्वर्ज करके इंड एस बनाए गए 100 की सीरीज में। हमारे इंड एस आपको याद होगा, इंड एस 1 से लेके 41 है, और फिर 101 से लेके 116, और अभी एक नया नया आया है 117, जो अभी फाइनल के सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो ये जितने 100 की सीरीज वाले हैं, ये कुछ और नहीं दोस्तों, IFRS हुआ करते थे। IFRS हैं अभी भी ग्लोबल वर्ल्ड में। और IAS जो होते थे, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वो 1 से लेके 41। ये नंबरिंग याद रखने का, ताकि अपने को कंफ्यूजन ना हो। ये इंड एस 102 मतलब IFRS 2 है। ओके,
उसका कन्वर्जेंस वाला फॉर्म है। इसके बाद सर ये तो हमने देख लिया कि सर व्हाट इज शेयर बेस्ड पेमेंट, ये होता क्या है। फिर हमने ये भी देख लिया उसका रिकॉग्निशन और मेजरमेंट क्या होता है। इसके बाद हमने देखी उसकी एप्लीकेबिलिटी। यहां तक फ्लो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आता है सर पेमेंट हम किसको करेंगे, टू होम एंड व्हेन, कब करेंगे और किसको करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर ये देखना है पेमेंट हम इमीडिएटली कर रहे हैं, इमीडिएट पेमेंट कर रहे हैं क्या। अगर हम इमीडिएटली पेमेंट कर रहे हैं तो हम अदर देन एम्प्लॉय, मतलब जो हमारा एम्प्लॉय है उसको छोड़ के हम जिसको भी पेमेंट कर रहे हैं उसे इमीडिएटली करेंगे। तो याद रखना दोस्तों, जब भी शेयर बेस्ड पेमेंट स्कीम का पेमेंट हो रहा है, वो पेमेंट अगर इमीडिएट पेमेंट है तो डेफिनेटली ये समझ जाने का कि वो एम्प्लॉय नहीं होगा। क्योंकि अगर आप एम्प्लॉय को शेयर बेस्ड पेमेंट स्कीम दे रहे हो तो उस दौरान याद रखिएगा मेरे भाई कि वो उसको वेस्टिंग पीरियड सर्व करना पड़ेगा। मतलब मेरा कहने का सिंपल ये मतलब है, अगर आपने इमीडिएट सेटलमेंट किया शेयर बेस्ड पेमेंट स्कीम का तो वो कोई और ही पर्सन होगा अदर देन दी एम्प्लॉय। और अगर आप डेफरमेंट कर रहे हो पेमेंट का, मतलब आपने शेयर बेस्ड पेमेंट स्कीम ऑफर करी अपने एम्प्लॉय को और बोला तू 3 साल अगर ऑफिस में काम करता है तो फिर हम तेरे को ये शेयर्स ऑफर करते हैं 20 रुपए पे, जिसकी मार्केट प्राइस 200 रुपए। तो उस केस में हमेशा याद रखना एम्प्लॉय का ही केस। अब अगर इमीडिएट पेमेंट हुआ तो किसको होगा, एनीबडी अदर देन द एम्प्लॉय, और डेफर पेमेंट हुआ तो एम्प्लॉय को ही। सर अगर अदर देन द एम्प्लॉय है तो डेफिनेटली कोई भी पर्सन होगा जो अदर देन द एम्प्लॉय होगा, वो गुड्स भी दे सकता है सर्विस भी दे सकता है कंपनी को, और कंपनी उसके बिहाफ पे क्या इशू करेगी, इक्विटी इशू करेगी, इक्विटी शेयर्स इशू करेगी, वैल्यू बेस्ड ऑन गुड्स और सर्विसेज, या फिर अगर ये डिटर्मिनेबल नहीं है एल्स ऑन शेयर्स। आई होप आपको नोट्स से काफी बेटर इंप्रूवमेंट लग रहा होगा, समझ में आ रही चीजें, यस और नो, डन है ना। अपन आराम से चलें, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। नाउ चलिए, डेफरमेंट अगर हो रहा है, अगर आप एम्प्लॉय को दे रहे हो ये सर्विस, एम्प्लॉय को ये स्कीम ऑफर कर रहे हो, सॉरी, एम्प्लॉय को अगर आपने स्कीम ऑफर करी तो एम्प्लॉय आपको बदले में क्या देगा, सर्विस देगा। तो सर्विस अकाउंट डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व और शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी। और ये जो भी एक्स अमाउंट होगा उसका मेजरमेंट कैसे होगा, सबसे पहले आपको वैल्यू ऑफ सर्विस निकालनी पड़ेगी। सर अगर वैल्यू ऑफ सर्विस मिल गई, और वैल्यू ऑफ सर्विस कैसे मिलेगी, पेड ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्स, कितने शेयर्स ऑफर करे। लेकिन सर आपने यहाँ पे ऐसा क्या बोला, सर्विस अकाउंट डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व और लाइबिलिटी। देखो शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व और लाइबिलिटी कब आएगा, अगर शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व आ रहा है इसका मतलब हमने इक्विटी शेयर्स में डील किया है वैल्यू ऑफ ऑप्शंस को। लेकिन अगर लाइबिलिटी है तो हम कैश में पेमेंट कर रहे हैं। बस इतना अभी के लिए समझ लो, आगे अपन और मतलब इसको आगे अभी हम और डिस्कस करेंगे। इज दैट क्लियर, अरे यस और नो, यहां तक में कोई डाउट्स, पक्का, बहुत बढ़िया। देखो आप चैट कर रहे हो ना तो मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि नहीं यार मैं से नहीं अकेले बैठा हूं, है ना। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट कंसेप्ट सर, एग्जाम्पल के लिए मार्केट प्राइस आज शेयर की 200 रुपए, है ना। मैं आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। मार्केट प्राइस मान लीजिए आपकी 200 रुपए, एक्सरसाइज प्राइस मान लीजिए 20 रुपए है। एक्सरसाइज प्राइस क्या हो गई, प्राइस एट विच शेयर्स कैन बी परचेज फ्रॉम द कंपनी दैट इज एट ₹20 आफ्टर 3 years ऑफ सर्विस। मान लीजिए मैं एक कंपनी हूँ, हर्षित द्विवेदी मेरा नाम है, तो एच डी लिमिटेड मेरी कंपनी का नाम है, एच डी लिमिटेड। और मैंने ऑफर दिया किसी एम्प्लॉय को और उसका नाम था बडी, ठीक है। ये एक एम्प्लॉय है और इसको ऑफर दिया, इसको बोला भाई 20 रुपए में तेरे को शेयर्स मिल जाएंगे जिसकी कीमत कितनी है, 200 रुपए, बशर्ते अगर तू 3 years का सर्विस पीरियड सर्व करता है ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसका मतलब ये 3 years को क्या बोलेंगे हम, सर्विस पीरियड बोलेंगे। यस और नो, इतना समझ में आया। सर ये बेसिकली क्या हो गया, ये हो गया एक कॉन्ट्रैक्ट, ये हो गया एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया बेटा, यस और नो। हाँ सर ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बिल्कुल समझ में आ गया सर। लेकिन 3 साल बाद आफ्टर 3 years इस शेयर की मार्केट प्राइस कितनी हो गई, 210 रुपए हो गई। डे वन पे कितनी थी, जब शेयर ऑफर करे थे 200, और एक्सरसाइज प्राइस कितनी ऑफर करी थी 20। इसका मतलब जो 180 रुपीज है दैट इज नथिंग बट द इंट्रिंसिक वैल्यू। यस और नो, अरे मेरे फ्यूचर चार्टेड अकाउंटेंट्स, सीए रहमान, स्वप्निल,
मनसक, ओके भावना, डन, ओके। मैं आपको मेरे फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बोलूंगा, ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है। मनासा, ओके, आई प्रोनाउंस यू एज मनासा, ओके, डन, चलिए। हाँ, ऑप्शन है ना, अगर मैं गलत प्रोनाउंस करूं मेरे को माफ कर देना। ओके, ऑप्शंस, ठीक है। नाउ ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया, कैन आई से इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट? यस, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। नाउ 3 इयर्स का सर्विस पीरियड एम्प्लॉय ने दिया, जो बडी था उसने 3 इयर्स तक एच डी लिमिटेड में सर्विस दी। नाउ जब वो एक्सरसाइज करने का टाइम आया, इसका क्या हो गया, ये 210 रुपए हो गया। कैन आई से द फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन विल गेट चेंज? यस और नो? फेयर वैल्यू विल गेट चेंज और नॉट? इंट्रिंसिक वैल्यू, सॉरी, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द ऑप्शन विल गेट चेंज और नॉट? यस और नो? हाँ सर, क्यों? क्योंकि 3 इयर्स के बाद इसकी प्राइस 210 हो गई और एक्सरसाइज प्राइस अभी भी 20 रुपए। इसका मतलब 190 रुपए क्या है? 190 रुपए हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द ऑप्शन है। सर ये इंट्रिंसिक वैल्यू कब काम आएगी? ये तब काम आएगी जब हम पढ़ेंगे कैश बेसिस पे। कैश बेसिस पे कैश सेटलमेंट ऑप्शन पढ़ेंगे। कैश सेटलमेंट ऑप्शन क्या होगा आगे अपन देखेंगे। अभी तक यहाँ पे बस एक चीज समझ गई कि भाई फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन 190 मे नॉट बी इक्वल टू द इंट्रिंसिक वैल्यू। मतलब आज की जो फेयर वैल्यू आपको जो मिल गई, हाँ, आज की जो आपको फेयर वैल्यू मिली है वो 190 है, और पहले कितनी थी इंट्रिंसिक वैल्यू? 180 थी। हो सकता है फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन आफ्टर 3 इयर्स वे नॉट बी इक्वल टू द इंट्रिंसिक वैल्यू। यस और नो? ऑल माय चार्टर्स, यस। ये यहाँ पे मैंने ओवरव्यू इंडेक्स का दिया है, ये बेसिक टर्मिनोलॉजी थी, हो सकता है एमसीक्यू में आपको काम आ जाए। डन, ओके। नाउ सर्टेन डेफिनेशंस इन इट। डेफिनेशन क्या है? इस पे एक आरटीपी पे क्वेश्चन भी है, ग्रांड डेट और मेजरमेंट डेट का। तो ग्रांड डेट किसको बोलते हैं? सर डेट व्हेन ऑफर इज मेड टू द एम्प्लॉइज एंड अप्रूव बाय द शेयर होल्डर्स। ऐसी डेट जब ऑफर कंपनी ने किसको दी? एम्प्लॉय को दिया, और वो ऑफर अप्रूव कर दिया किसने? शेयर होल्डर ने। शेयर होल्डर कब ऑफर अप्रूव करेंगे? सर जनरल मीटिंग। ये हमने लॉ में पढ़ा होगा इंटरमीडिएट में, ठीक है। वेस्टिंग डेट क्या होती है? सर डेट व्हेन ऑप्शंस कैन बी एक्सरसाइज्ड। ऑप्शंस कैन बी एक्सरसाइज मतलब आज मान लीजिए हो सकता है, आज 1 जनवरी है, 1 जनवरी 2025 को कंपनी ने ऑफर दिया एम्प्लॉय को, ठीक है, और 3 इयर्स का सर्विस पीरियड दिया। तो कैन आई से आफ्टर 3 इयर्स दिस इज, यहां पे कहीं वेस्टिंग डेट आएगी? यस और नो? तो डेट व्हेन ऑप्शंस कैन बी एक्सरसाइज, 3 इयर्स का सर्विस पीरियड है। 1 जनवरी को अगर आपने ऑफर दिया 2025 को, तो 1 जनवरी 2028 से ये हमारी क्या हो जाएगी? वेस्टिंग डेट। यहां से ऑप्शन एक्सरसाइज किया जा सकता है, दिस इज नथिंग बट दी वेस्टिंग डेट। व्हाट इज वेस्टिंग पीरियड? सर डेट बिटवीन ग्रांट डेट एंड वेस्टिंग डेट, इसको अपन बोलते हैं वेस्टिंग पीरियड। और इसके बाद आता है एक्सरसाइज पीरियड। एक्सरसाइज पीरियड मतलब पीरियड आफ्टर वेस्टिंग डेट ड्यूरिंग विच ऑप्शंस कैन बी एक्सरसाइज्ड। वेस्टिंग डेट के बाद वाला, यस, दैट इज आफ्टर 31 दिसंबर 2027। 2025 पूरा, 2026 पूरा और 2027 पूरा, 3 साल पूरे कंसिडर करने के बाद जो टाइम आता है दैट इज हमारा वेस्टिंग डेट, और उस वेस्टिंग डेट के बाद हमारा एक्सरसाइज पीरियड चालू हो जाता है। तो दैट इज पीरियड आफ्टर वेस्टिंग डेट ड्यूरिंग विच ऑप्शंस कैन बी एक्सरसाइज। सर ये बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट है क्या? बिल्कुल नहीं। रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम रिवीजन की बात करें तो ये बैकग्राउंड बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। ये मैं क्रैश बैच वगैरह में बताता रहता हूँ कि भाई क्या था। बस ये इतना याद रखना कि जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते थे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आज भी है कि नहीं? हाँ, ऐसी कंपनीज पे लगते हैं जो जिनकी नेटवर्थ 250 करोड़ से कम है। लेकिन याद रखना मेरे दोस्तों, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम कभी नहीं था, और इस वजह से वहां पे कोई एक स्ट्रिक्ट अकाउंटिंग नहीं थी, एक स्टैंडर्ड अकाउंटिंग नहीं थी। गाइडेंस नोट 19 जरूर था। तो ये जो शेयर बेस्ड पेमेंट या ईशॉप आपने बचपन में सुना होगा, तो ईशॉप का जो ट्रांजैक्शन होता था दैट वाज कवर्ड बाय गाइडेंस नोट नंबर 19। गाइडेंस नोट नंबर 19 में ये सारी चीजें बातें कवर होती थी। अब हम आ जाते हैं इतनी बातें समझने के बाद अपने चैप्टर पर।
इससे पहले हमने जितनी बातें करी हैं वो आप लोगों को क्लियर है कि नहीं? भावना, मनासा, रहमान, स्वप्निल, ओके, क्लियर है। अब इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है? एक तो हमें पढ़ना है शेयर बेस्ड पेमेंट विद एम्प्लॉयज, और एक हमें पढ़ना है शेयर बेस्ड पेमेंट विद अदर्स। ठीक है। विद एम्प्लॉयज में हमें तीन चीजें पढ़नी, इक्विटी सेटलमेंट ऑप्शन जिसे हम बचपन में ई शॉप बोलते थे सी इंटर के जमाने में, कैश सेटलमेंट ऑप्शन इसका दूसरा नाम है स्टॉक अप्रिसिएशन राइट, और तीसरा है कैश और इक्विटी सेटल्ड, मतलब जिसमें कैश अल्टरनेटिव भी रहता है और शेयर बेस्ड पेमेंट में इक्विटी अल्टरनेटिव भी रहता है। तो मैंने इसको क्या किया, देखो हैशटैग 3 था ये, इससे पहले क्या था हैशटैग 2 जो हमारे किसी काम का नहीं रिवीजन में। ठीक है। हैशटैग 1 मैंने आपको पूरा इंट्रोडक्शन बता दिया, तो हैशटैग 1 हमारा पूरा हो गया। हैशटैग 2 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम उसको आगे नहीं चलेंगे, बस इतना मैंने आपको बता दिया कि गाइडेंस नोट 19 था पहले के जमाने में, अब ये इंडेस हो गया। और ये हैशटैग 3 में मैंने आपको चैप्टर का ओवरव्यू बता दिया। अब इस हैशटैग 3 के अंदर ही आप देखोगे हैशटैग नंबर 4 दैट इज शेयर बेस्ड पेमेंट विद एम्प्लॉयज और इक्विटी सेटलमेंट ऑप्शन। अब अपन इस पे बढ़ते हैं आगे। ठीक है। ओके, मोस्टली टाइम अपने को यहीं पे लगने वाला है एम्प्लॉय वाले में, बाकी ये तो आसानी से हो जाएंगे। इसके बाद कैश सेटलमेंट अपन हैशटैग 5, ये हैशटैग 6, ये हैशटैग 7, और ये स्पेशल इश्यूज स्पेशल सर्कमस्टांसेस, तो उसके लिए अलग से है। अच्छा, मैं बीच में आपको एक बात बता देता हूँ, इंड एस 101 क्या नाम है? फर्स्ट टाइम एडॉप्शन ऑफ इंडेस। ठीक है, एक सेपरेट चैप्टर है, मैं उसे सेपरेटली कवर नहीं करने वाला, मैं उसको हर एक चैप्टर के साथ कवर करता जाऊंगा। उसका कारण, उसका सबसे बड़ा कारण पता क्या है? अगर हम लास्ट में उसको करते हैं ना, तो हमारा ना वो मेमोरी में ध्यान नहीं रहती चीजें, और अभी मैं चैप्टर के साथ उसके सारे ट्रांजैक्शन कवर कर दूंगा ना, तो आपको ना बहुत अच्छे से रिकॉल हो जाएगा और आपका रिवीजन एक नंबर हो जाएगा। सो दैट इज व्हाई आई एम ट्राइंग टू से कि इन डेज 101 का कोई सेपरेट वीडियो नहीं आने वाला। हाँ, इन डेज 101 हर एक चैप्टर के साथ, जैसे शेयर बेस्ड पेमेंट से रिलेटेड जो भी बातें होंगी वो इसी वाले चैप्टर में हम खत्म कर देंगे। अगला चैप्टर हमारा आएगा इन डेज 103, वहां बिजनेस कॉम्बिनेशन से रिलेटेड जितनी भी बातें फर्स्ट टाइम एडॉप्शन पे होंगी वो हम सारी वहां पे कवर कर देंगे। ठीक है। तो विद नाउ वी आर मूविंग अहेड ऑन इक्विटी सेटलमेंट ऑप्शन। इक्विटी सेटलमेंट ऑप्शन सर ये क्या है? इसको हम बचपन में पढ़ते थे ई शॉप, और इसका आ गया हमारा पार्ट नंबर 1। ठीक है। सर ये होता क्या है समझते हैं। भाई नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है हमारी हमारी एंटिटी में जिसको हम शेयर बेस्ड पेमेंट स्कीम ऑफर करने वाले हैं, दैट इज 100। और नंबर ऑफ ऑप्शंस पर एम्प्लॉय, मतलब हर एक एम्प्लॉय को हम 10 शेयर्स देने वाले हैं। फेयर वैल्यू एक शेयर की है 18 रुपए पर ऑप्शन। ठीक है, पर शेयर। और वेस्टिंग पीरियड कितना है, मतलब इतना टाइम आपको सर्व करना पड़ेगा फॉर गेटिंग दी शेयर बेस्ड पेमेंट स्कीम। तो सबसे पहले कंपनी को कोई एक्सपेंस बुक करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी आपको 3 साल बाद सस्ते दामों पे शेयर्स ऑफर कर रही है। तो कहना है से कंपनी को पता है कि आगे जाके उसका लॉस होगा, खर्चा होगा, तो वो खर्चे को आज से ही रिकॉग्नाइज करेगी। अरे यस और नो? तो इस खर्चे को, एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे कि भाई 100 एम्प्लॉइज है, इंटू 10 पर शेयर, और इंटू 18 रुपीज इज द फेयर वैल्यू, और डिवाइड बाई 3 ईयर्स, तो हमारा 6,000 रुपए पर एनम हमारा एक्सपेंस बुक होगा। ये एक छोटा सा एग्जांपल समझ में, एक्सपेंस बुक करने की, एक्सपेंस बुक कर रहे हैं ये क्यों बुक कर रहे हैं ये समझ में आया कि नहीं? बोलो मेरे दोस्तों, यस और नो? यस। अब हम वहीं पे सेकंड एग्जांपल पे, छोटे छोटे एग्जांपल्स हम देखते हैं। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने? 100। नंबर ऑफ ऑप्शन है पर एम्प्लॉय 10। फेयर वैल्यू है 18 रुपए पर ऑप्शन। फेयर वैल्यू कितनी है? 18 रुपए पर ऑप्शन। नाउ माय कंसर्न इज वेस्टिंग पीरियड यहाँ पे 3 ईयर्स दिया है। कंपनी का ऐसा मानना है, कंपनी एस्टिमेट दैट ओनली 80 एम्प्लॉइज विल बी देयर एट द एंड ऑफ द वेस्टिंग पीरियड। 80 एम्प्लॉइज रहेंगे एट द एंड ऑफ द वेस्टिंग पीरियड। अच्छा, मतलब इसका मतलब 3 साल के बाद सिर्फ 80 एम्प्लॉय बचेंगे, 100 पूरे नहीं बचेंगे। एंड द एस्टिमेट स्टैंड्स करेक्ट एट द एंड ऑफ द वेस्टिंग पीरियड। एस्टिमेट जो है ना वो करेक्ट निकल जाता है कंपनी का। तो मुझे बताओ एक्सपेंस कैसे बुक होगा? 80 एम्प्लॉयज इंटू 10 रुपीज पर ऑप्शन, इन 10 रुपीज पर 10 रुपी सॉरी
10 शेयर्स इंटू 18 रुपीज पर ऑप्शन डिवाइड बाई 3, तो ये हमारा 4800 का पर एनम एक्सपेंस बुक होगा। ये दोनों फर्स्ट और सेकंड एग्जांपल में कोई दिक्कत है क्या? तुमको समझा कि नहीं एक्सपेंस कैसे कैलकुलेट करना है? बेसिक एक्सपेंस की बेसिक कैलकुलेशन एक्सपेंस की इसी तरीके से होगी हमारी। डन। सो सो ये हमारा आ गया कंसेप्ट नोट। कंसेप्ट नोट क्या बोलता है? एक्सपेंस शुड बी रिकॉग्नाइज ऑन दोज एम्प्लॉइज विच विल बी देयर इन द कंपनी ऑन वेस्टिंग डेट। सीधी सी बात है, आप आपने एक्सपेंस किन एम्प्लॉयज पर रिकॉग्नाइज किया? जो वेस्टिंग डेट पर थे। Recognized on those employees which will be there in the company on vesting date. Such employees should be estimated on grant date और year one end। जो भी आपको इंफॉर्मेशन दी, या तो ग्रांट डेट पे जो एम्प्लॉयज हैं, ग्रांट डेट पे आप एस्टिमेट कर सकते हो, या फिर ईयर वन की एंड पर एस्टिमेट कर सकते हो। इज दैट क्लियर? ओके। बट सर, अब ये जो एक्सपेंस है, इसमें हम एम्प्लॉयज तो एस्टिमेट कर रहे हैं, ये बात तो आई, ये बात समझ में आ रही कि नहीं? कि हम यहाँ एस्टिमेटेड बेसिस पे एम्प्लॉयज कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल तो अपने को लास्ट में पता चलेगा, ड्यूरिंग दी स्कीम थोड़ी पता चलेगा। हाँ सर, बात तो सही है। तो हम यहाँ पे एम्प्लॉयज को एस्टिमेट करते हैं या तो ग्रांट डेट पे और या फिर ईयर वन एंड पे। लेकिन 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 मुझे एक बात बताओ दोस्तों, अगर हम एम्प्लॉयज को एस्टिमेट कर रहे हैं तो एस्टिमेट तो चेंज भी हो सकता है। एस्टिमेट मे गेट चेंज। इफ एस्टिमेट में चेंज, तो इंड एस बोलता है एस्टिमेट में चेंज ड्यूरिंग द वेस्टिंग पीरियड, देयरफॉर अगर वो चेंज हुआ तो अमाउंट ऑफ एक्सपेंस विल आल्सो चेंज। एक्सपेंस भी चेंज हो जाएगा। और किस साल चेंज होगा सर? प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मतलब जिस साल चेंज आया एस्टिमेट में उसी साल एक्सपेंस भी चेंज हो जाएगा। कहने से ये आपको बात समझ में आ रही है? ये इंटर का बच्चा भी समझ। डन डनाडन डन। तो मैंने यहां पे लिखा है एंड दिस चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट शुड बी अकाउंटेड इन द ईयर ऑफ। ये तुमको समझा? बहुत बढ़िया है। तो अभी हमने पिछले 20-25 मिनट में जितना भी पढ़ा, आई होप आप कनेक्ट कर पा रहे हो सारी चीजें। नाउ दिस इज द पावर ऑफ लाइव सेशन। लाइव सेशन में बहुत जरूरी है, और मैं आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा हूं कि आप क्या कर रहे हो, बस आप एक बार 70 प्लस ले आओ यार, 60-70 प्लस ले आओ। ग्रुप वन में ये पेपर आपको बचा लेगा। आपको मेरे से प्रॉमिस करना रहेगा। विल यू डू इट? यू हैव टू डू इट। ठीक है? स्वप्निल, मनासा, भावना, रहमान का तो वाई आ गया था। ओके, नाउ एग्जाम्पल नंबर 3। नाउ एग्जाम्पल नंबर 3 क्या बोलता है? अब ये देखना, मैंने यहाँ पे ये प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, तो अब ये अपन ने समझ लिया कि सर एस्टिमेट में चेंज क्यों? क्योंकि एम्प्लॉइज, ये जो एम्प्लॉइज को हम शेयर बेस्ड पेमेंट दे रहे हैं, हमें कंपनी, हमने एम्प्लॉइज के लिए शेयर बेस्ड पेमेंट स्कीम ऑफर करी, तो जैसे ही हमने शेयर बेस्ड पेमेंट स्कीम ऑफर करी, हमें एक्सपेंस बुक करना पड़ेगा। एक्सपेंस बुक होगा ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेशन मेड ऑन द ग्रांट डेट और ईयर वन एंड ऑफ द वेस्टिंग पीरियड। और ये एस्टिमेट है, तो ये चेंज भी हो सकता है, और अगर ये चेंज हुआ तो इसकी वजह से एक्सपेंस भी चेंज होगा, और अगर एक्सपेंस चेंज होगा तो किस साल चेंज होगा? सर जिस साल चेंज आया एस्टिमेशन में। बेसिकली प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना है। नाउ एग्जांपल नंबर 3, एक बार आप कैलकुलेटर लेके साथ में बैठिएगा आप, है ना। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आपके हैं 100, नंबर ऑफ ऑप्शंस पर एम्प्लॉय कितना है? 10, फेयर वैल्यू 18, वेस्टिंग पीरियड 3 years। कंपनी एस्टिमेट्स दैट ओनली 80 एम्प्लॉयज विल बी देयर एट द एंड ऑफ द वेस्टिंग पीरियड। ये तो क्वेश्चन वहां तक सेम ही है, लेकिन कंपनी का एस्टिमेट चेंज हो गया, 90 एम्प्लॉयज वाज देयर एट द एंड ऑफ द वेस्टिंग पीरियड। कैलकुलेट एक्सपेंस पर एनम फॉर ऑल द 3 years। कंपनी का एस्टिमेट क्या था? डे वन पे 80, लास्ट में कितना हो गया? 90। मुझे एक बात बताओ, 3 साल का वेस्टिंग पीरियड है, तो हम एक्सपेंस फॉर करंट ईयर वन कैसे निकालेंगे? ईयर वन मतलब डे वन पे तो हमारा एस्टिमेट क्या था सर? 80 था, तो हमने किससे इंटू किया सर? 80 से। 80 इंटू 10 ऑप्शन इंटू 18 पर रुपीज 18 पर ऑप्शन डिवाइड बाई 3, तो ये हमारा पहले साल का एक्सपेंस आ गया। अब चूंकि हमें कितने
3 इयर्स सर्विस प्रोवाइड करनी है तो मुझे एक बात बताओ मेरे दोस्त, एक्सपेंस पर ईयर 2 जब आप निकालोगे तो 80 इंटू 10 इंटू 18 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज द एक्सपेंस फॉर 2 इयर्स। बट यहां पर ये तो क्यूमुलेटिव हो गया, बिकॉज ये जो टोटल एक्सपेंस आया, ये टोटल एक्सपेंस जरा कैलकुलेट करो तो देखो 80 इंटू 10 इंटू 18 डिवाइड बाई 3 इंटू 2, ये 9600 आ रहा है, ये 9600, और इसमें से पहले पिछले साल का 4800 हम ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर गए हैं, तो इस साल का कितना आएगा 9600 लेस 4800, 4800। ये बात समझ में आई, ये 9600 आएगा, ठीक है। भी कई लोग बोले बोले 96 कहां से आ गया, अरे आ गया यार, आई की टेंशन नहीं जीवन में। आगे बढ़ते हैं, एक्सपेंस फॉर ईयर 3, एक्सपेंस फॉर ईयर 3, एक्सपेंस फॉर ईयर 3, यहां पर एस्टिमेट हमारा चेंज हो गया, क्यों? क्योंकि दोस्तों यहां पर कंपनी ने सोचा था कि 80 एम्प्लॉइज बचेंगे, बट एक्चुअल में यहाँ पे 90 एम्प्लॉइज हैं। तो मुझे बताओ लास्ट ईयर यहाँ पे आप कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज? सर 90 एम्प्लॉइज लूंगा मैं, और 10 ऑप्शन हर एम्प्लॉय को दे रहा हूँ, इंटू 18 रुपीज फेयर वैल्यू है, डिवाइड बाई 3 इंटू 3, ये आपका कितना आएगा? तो सर 90 इंटू 10 इंटू 18, ये आ गया 16,200। अब 16,200 ये तो आ गया टोटल एक्सपेंस, इसमें से फर्स्ट ईयर का 4800 और सेकेंड ईयर का 4800 भी लेस करना है, तो लेस कर देंगे, तो आ जाएगा 6,600। दिस इज नथिंग बट एक्सपेंस फॉर ईयर नंबर 3, दिस इज नथिंग बट एक्सपेंस फॉर ईयर नंबर 2, और दिस इज नथिंग बट एक्सपेंस फॉर ईयर 1। नाउ दिस इज कॉन्फिडेंट और नॉट? आर यू कॉन्फिडेंट इन इट? बोलो मेरे दोस्तों। यस। तो कहना ही, हमने यहां से एक फॉर्मूला जनरेट किया। हाँ सर जनरेट कर लिया। क्या जनरेट किया सर? एक्सपेंस पर एनम अगर हमें निकालना है तो हम सबसे पहले लेंगे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट वेस्टिंग पीरियड, मतलब ऐसे एम्प्लॉइज जो कंप्लीट करेंगे क्या? वेस्टिंग पीरियड। उसमें से हम कितने शेयर्स उनको दे रहे हैं, ऑप्शंस दे रहे हैं, तो इनटू कर देंगे उसका नंबर ऑफ ऑप्शन से, और इनटू फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन, इनटू करेंगे कितना पीरियड निकल चुका है, एक्सपायर्ड पीरियड, डिवाइड बाई वेस्टिंग पीरियड। यस और नो? तो नाउ डिवाइड बाई वेस्टिंग पीरियड। नाउ द पॉइंट इज, ये जो टोटल एक्सपेंस आया ना, इसको हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव एक्सपेंस, मतलब ये सारा का सारा एक्सपेंस है, इसमें से हमें ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड एक्सपेंस लेस करना पड़ेगा फॉर करेंट ईयर एक्सपेंस। इसको मैं यहाँ पे एक और नाम दे सकता हूँ, फॉर एक्सपेंस पर एनम या एक्सपेंस फॉर करेंट ईयर। बोलो, ये पार्ट 1 समझ में आया दोस्तों? ये पार्ट 1 समझ में आया दोस्तों कि नहीं? तो मैं आगे बढ़ू। बोलो। दैट्स ग्रेट यार, दैट इज ग्रेट, दैट इज ग्रेट। चलो, तो ये पार्ट 1 समझ में आ गया अपना। हमने चालू किया इक्विटी सेटल्ड ऑप्शन, और इस इक्विटी सेटल्ड ऑप्शन के अंदर हमने पार्ट 1 में ये समझा नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट वेस्टिंग पीरियड इनटू फेयर वैल्यू पर ऑप्शन इनटू नंबर ऑफ ऑप्शंस ऑफर्ड इनटू एक्सपायर्ड पीरियड डिवाइड बाय वेस्टिंग पीरियड, तो आ जाएगा क्यूमुलेटिव एक्सपेंस, और उसमें से लेस कर देंगे एक्सपेंस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज, तो हमारा जाएगा एक्सपेंस पर एनम या एक्सपेंस फॉर करेंट ईयर। पार्ट नंबर 2, हमें पढ़ना क्या क्या है इक्विटी सेटलमेंट ऑप्शन में, तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा एम्प्लॉय एक्सपेंस की कैलकुलेशन। ठीक है, एम्प्लॉय एक्सपेंस कैसे निकलेगा वो हमने ऑलरेडी देख लिया, कैसे निकलता है एक्सपेंस पर एनम? सर कुछ नहीं, ये हमने देख लिया ना ऑलरेडी। थिंग्स टू स्टडी, तो हमें क्या देखना था? कैलकुलेशन ऑफ एम्प्लॉय एक्सपेंस। एम्प्लॉय एक्सपेंस इज नथिंग बट, दी एम्प्लॉय एक्सपेंस इज नथिंग बट व्हाट? एक्सपेंस पर एनम, वो मैंने आपको बता दिया। नाउ कम्स द सेकंड थिंग, अकाउंटिंग कैसे होगी, मतलब जर्नल एंट्री वगैरह क्या होगी। फिर तीसरा पार्ट हमें ये पढ़ना है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कैसे अपन कैलकुलेट करेंगे। फिर चौथा पार्ट यहाँ पे पढ़ना है वेस्टिंग पीरियड कैसे कैलकुलेट होगा, व्हाट आर द मेजर्स ऑन विच वेस्टिंग पीरियड इज हैज बीन डिसाइडेड टिल नाउ। देन हमारा मॉडिफिकेशन, एंड देन लास्ट में हमारा कैंसिलेशन ऑफ द स्कीम। या तो मॉडिफिकेशन मतलब चेंज इन द टर्म्स ऑफ स्कीम, और कैंसिलेशन, कैंसिलेशन मतलब कैंसिल कर दिया हमने शेयर बेस्ड पेमेंट स्कीम को। यस और नो? आंसर इज, तो हम शुरू करते हैं इसको, जिसमें से हमारा ऑलरेडी एम्प्लॉय एक्सपेंस कैसे निकालना है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, एक्सपेंस पर एनम।
इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। नाउ कमिंग टू द सेकेंड थिंग, दैट इज द अकाउंटिंग। हाँ, एम्प्लॉय एक्सपेंस के लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में कुछ इस तरह से टेबल बनाएंगे, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। पार्ट नंबर ए, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट वेस्टिंग पीरियड। पार्ट नंबर बी, नंबर ऑफ ऑप्शंस पर एम्प्लॉय, हर एक एम्प्लॉय को कितने ऑप्शंस आप दे रहे हो। पार्ट नंबर सी, फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन, और अगर ये गिवन नहीं है तो अपन को इंट्रिंसिक वैल्यू लेंगे। पीरियड फैक्टर सॉरी, पीरियड फैक्टर इज नथिंग बट, याद है अपन ने देखा था एक्सपायर्ड पीरियड डिवाइड बाय वेस्टिंग पीरियड, ये एक्सपायर्ड पीरियड डिवाइड बाय वेस्टिंग पीरियड, इट इज नथिंग बट पीरियड फैक्टर। कैसे यूज करेंगे मैं अभी आपको क्वेश्चंस में दिखाऊंगा। अच्छा, ये हमारा ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। अब याद रखना पूरा चैप्टर इसी टेबल में मैं आपको सॉल्व करा दूंगा, पूरा चैप्टर, है ना, वेट एंड वॉच। ये चारों का इंटू कर दो, ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी, ये कहा दिया अपन ने सर, ये वही है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट वेस्टिंग पीरियड, नंबर ऑफ ऑप्शंस पर एम्प्लॉय, फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शंस, पीरियड फैक्टर, टोटल एक्सपेंस। इसमें से ऑलरेडी जो रिकॉग्नाइज्ड एक्सपेंस है उसको लेस कर दो, आपका एक्सपेंस फॉर करंट ईयर आ जाएगा एज पर इंड एस 102। अब इसमें सेकंड चीज अपने को क्या देखनी है, अकाउंटिंग। सर अकाउंटिंग कैसे होगी, मैं आपको बताऊं, अकाउंटिंग सिचुएशनल होगी। सिचुएशन कैसे अपन समझते हैं, मान लीजिए आप ये हाँ, मान लीजिए ग्रांट डेट है, ग्रांट डेट मतलब जिस दिन शेयर होल्डर्स ने अप्रूवल दिए फॉर शेयर बेस्ड पेमेंट स्कीम, उस दिन अकाउंटिंग कुछ हो ही नहीं सकती। क्यों, अकाउंटिंग तो ईयर एंड पे होगी ना, कि डे वन पे होगी, बताओ। सर डे वन पे तो सिर्फ एग्रीमेंट हुआ है, एक्सपेंस तो आपका ईयर एंड पर बुक होगा। हाँ, तो इस वजह से नो एंट्री। मैंने देखो ग्रांट डेट लिखा है, ग्रांट डेट के सामने लिखा है नो एंट्री, क्यों लिखा है समझ में आ गया। हाँ, अब ऑन ईयर एंड या फिर एंड ऑफ वेस्टिंग पीरियड, इस दौरान हमारा एक्सपेंस हर साल बुक होता जाएगा। जब हर साल हमारा एक्सपेंस बुक होते जा रहा है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ऑन ईयर एंड और एंड ऑफ वेस्टिंग पीरियड, दैट इज ईयर एंड मतलब यूजुअली क्या होता है, वेस्टिंग पीरियड 2-3 साल का होता है, बट समटाइम्स इंस्टीट्यूट ने एक आध बार क्वेश्चन ऐसा किया कि 1 साल का ही वेस्टिंग पीरियड था या उससे कम हो, 1 साल से भी कम का वेस्टिंग पीरियड था, तो यहाँ पे इंडेस बोलता है ऑन ईयर एंड या फिर एंड ऑफ वेस्टिंग पीरियड ओनली इफ व्हेन वेस्टिंग पीरियड इज मोर सॉरी लेस देन दी 1 ईयर। इज दैट क्लियर। उस दौरान एंट्री क्या होगी, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉय से बात हो रही है, कंपनी सिर्फ एम्प्लॉय को ऑफर कर रहा है, यस और नो, शेयर बेस्ड पेमेंट विद स्कीम एम्प्लॉयज पढ़ रहे हैं, विद एम्प्लॉयज पढ़ रहे हैं, उसमें भी पहला प्लान पढ़ रहे हैं इक्विटी सेटलमेंट ऑप्शन। मुझे बताओ यहाँ पे कंपनी को क्या मिलने वाला है, कंपनी को सर सर्विस मिलने वाली है, तो इन द फॉर्म ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, और बदले में शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व, टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व, क्यों, क्योंकि बदले में इक्विटी शेयर्स, ये, अरे तुमको समझा कि नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, स्पीड इज गुड, ओके। हम कल भी रिवीजन रखने वाले हैं बाय द वे दोस्तों, कल भी हम रिवीजन रखेंगे डेली 1.5 घंटे, 1.5 घंटे से ज्यादा नहीं। आप बोलोगे तो अपन बड़े चैप्टर जो अमाल्गमेशन कंसोलिडेशन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होंगे, उसमें 1 घंटा 45 मिनट। मैं चाहता हूं ये रिवीजन सीरीज बैच आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करे। आपको याद बस इतना रह जाए ना कि एचडी है तो पॉसिबल है, क्या पॉसिबल है, एफआर में एग्जाम्पशन, बस इतना अपने को ध्यान रखना है ना। बाकी कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे अपना फ्रेंड समझ के रखो, डोंट कंसिडर मी एज योर टीचर, बिकॉज इफ आई एम नॉट रॉन्ग आई मे बी ऑफ योर एज ओनली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। और जितना सिली से सिली भी डाउट है ना, आप पूछो मेरे से, क्या दिक्कत है उसमें, इसमें क्या शर्म है? पढ़ने ही बैठे ना अपन तो यार, दोस्तों से पूछ लेते हैं ना अपन सिली डाउट्स, कोई दिक्कत नहीं, बस कभी भी घबराना नहीं। ओके, सो जस्ट लेट मी नो, दिस इज मी हर्षित द्विवेदी, आप मुझे एच डी भैया या एच डी भाई बोल सकते हो, या एच डी भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आई वोंट गेट ऑफेंडेड, है ना। आई एम फ्रॉम इंदौर, ओके। नाउ यहाँ पे थे हम, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व। अब ये जो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है, ये कहाँ जाएगा, पीओरएल में, पीओरएल में जाएगा कि नहीं,
तो प्योरल अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, तो ये सेम डे एंट्री पास होंगी, यस और नो? अब मुझे बताओ, ये क्रोनोलॉजी के हिसाब से ये पहली एंट्री है, ये दूसरी एंट्री है। कई लोग ऐसा भी बोलते हैं, कई जगहों पे, एक आध जगहों पे पुरानी किताबें देखोगे तो वहां पे लिखा रहता है प्योरल अकाउंट डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व, चलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये तो जा रहा है, बट लॉजिकली इट इज रॉन्ग, क्योंकि प्योरल तो बहुत बड़ा होता है, उसमें कहां पे जा रहा है ये, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के अंदर। इज दैट क्लियर? अब ये तो हो गया ग्रांड डेट, ये हर ईयर एंड पर एक्सपेंस बुक हो रहा है। इसके बाद आएगा दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज एक्सरसाइज डेट, जब एम्प्लॉय एक्सरसाइज करेगा अपने शेयर्स ऑप्शन को, एक्सरसाइज करेगा, जब वो शेयर्स के ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा, तो यहां पे आप देखना शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व, जो हमने यहाँ पे रिजर्व बनाया था, ये रिजर्व कुछ और नहीं, याद रखना, अगर हमने ईशॉप थोड़ा बहुत भी याद हो ना, तो वहां पे अपन बनाते थे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ऐसा कुछ बनाते थे, ये कुछ और नहीं, ये वही है, ये शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व टू अदर इक्विटी। और अगर ऑप्शन लैप्स हो गए ड्यूरिंग एक्सरसाइज पीरियड, तो हमारा ये जो शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व में अमाउंट पड़ा हुआ है, इसको हम कहां लेके चले जाएंगे, इसको हम लेके चले जाएंगे जनरल रिजर्व में। सर ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व होता है ना, इसको, ये रेस्ट्रिक्टेड होता है, ये रेस्ट्रिक्टेड होता है, इस वजह से इसको हम, अगर ऑप्शन लैप्स हो गए तो इसका जो सारा का सारा बैलेंस जनरल रिजर्व में चला जाएगा। कई बार मॉड्यूल इसको जनरल रिजर्व की जगह पे अदर इक्विटी लिखा रहता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जनरल रिजर्व अदर इक्विटी के हेड के अंदर ही आता है, यस और नो? एक नोट याद रखना, नो जनरल एंट्री फॉर दोज ऑप्शंस विच वेयर लैप्स ड्यूरिंग द वेस्टिंग पीरियड, नॉट एसपी और सीआर, नो, ओनली जनरल रिजर्व दोस्तों। जनरल रिजर्व इज अ फ्री रिजर्व, फ्री रिजर्व में डालना है ना अपने को। रहमान, होप यू अंडरस्टूड। ओके, तो नो सिक्योरिटी प्रीमियम एंड नो कैपिटल रिजर्व, बिकॉज ये तो रेस्ट्रिक्टेड यूज हो जाएगा ना यहाँ पे, हमें डालना है इसको फ्री रिजर्व में। फ्री रिजर्व कौन है? जनरल रिजर्व। चलो अच्छा, जनरल एंट्री किस चीज के लिए नहीं? ऐसे ऑप्शंस जो वेस्टिंग पीरियड के दौरान ही लैप्स हो गए। हमने ये कब किया? जब एक्सरसाइज पीरियड था। वेस्टिंग पीरियड के दौरान अगर कोई ऑप्शन लैप्स हो गए, उसके लिए अलग से कोई जनरल एंट्री नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम तो हर साल एस्टिमेट ही चेंज कर रहे हैं ना, एस्टिमेट प्रोस्पेक्टिव वे में चेंज कर रहे हैं, लॉजिक समझ रहे हो आप? हमने चेंज ही कहां पे किया? प्रोस्पेक्टिवली। जब हम प्रोस्पेक्टिवली चेंज कर रहे हैं, तो मुझे एक बात बताओ दोस्तों, क्या हमें अलग से लैप्स ऑप्शन की एंट्री पास करनी चाहिए वेस्टिंग पीरियड में? आंसर इज नो, बिकॉज ऑटोमेटिकली इफेक्ट जा रहा है। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर, क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होगा। ओके, सेकेंड नोट है दोस्तों, इफ इन एनी ईयर, इफ इन एनी ईयर एक्सपेंस इज नेगेटिव, नेगेटिव समझते हो ना, एक्सपेंस नेगेटिव आ गया, तो याद रखना ये जो एंट्री है ना हमारी, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व, हम इसका रिवर्स एंट्री मार देंगे, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व टू एम्प्लॉय बेनिफिट, मैंने वही लिखा है। देन एंट्री फॉर एक्सपेंस शुड बी, यहां तक ये पूरा समझ में आया? अकाउंटिंग वाला जो सेकंड पार्ट था, हमें क्या पढ़ना था थिंग्स टू स्टडी के अंदर, कैलकुलेशन ऑफ एम्प्लॉय एक्सपेंस, ये हमारा हो गया। अकाउंटिंग हम पढ़ रहे थे, अकाउंटिंग क्लियर हो गया। भावना, फर्स्ट नोट क्वेश्चन से कर दो एक बार। फर्स्ट नोट, फर्स्ट नोट कौन सा, ये वाला? नहीं, वो अपन लेंगे ना क्वेश्चन में बेटा, भावना लेंगे अपन उसको, नेगेटिव एक्सपेंस ना। हाँ, मैं अभी क्वेश्चन में लूंगा ना। और क्या बोल रहे हो रहमान? अदर इक्विटी क्लोज नहीं हो, अदर इक्विटी तो भैया सदा बाहर है, अदर इक्विटी के अंदर कितनी सारी चीजें आती हैं, अदर इक्विटी तो सदा बाहर है। और मैं आपको बता दूं, ये जो पीडीएफ है ना, ये पीडीएफ में मैंने सारे मॉड्यूल के क्वेश्चन इनकॉर्पोरेट करे अलॉन्ग विद द सॉल्यूशन। हमें देखो, वही जो चीज हम कर रहे हैं हर चीज वैसे ही करेंगे, सारे क्वेश्चन, कंसेप्ट भी है, सारे क्वेश्चन पास्ट एग्जाम, ये मेरी रेगुलर बैच की नोट्स है, डोंट यू वरी अबाउट इट। मैंने आपको ऐसा कुछ भी कट शॉर्ट करके नहीं दिया है, तो आप टेंशन ही मत लो, हमें एक एक वेराइटी, मैं आपको बोल रहा हूँ ना, आपने मेरे पे बिलीव किया रिवीजन सीरीज के लिए, तो आप बस टेंशन मत लो। जब ये चैप्टर खत्म हो, जब मैंने बोला ना ये चैप्टर अब खत्म है, तो उसके बाद आप मुझे बता देना कि ऐसा कौन सा क्वेश्चन पेंडिंग। दिस इज माई कमिटमेंट। मैं आपको ऐसे ही 70 पार की गारंटी नहीं दे रहा हूँ,
आप मेरे अकॉर्डिंग ब्लाइंड फोकस भी कर लोगे ना, यू विल डेफिनेटली अचीव 70+. दिस इज माई गारंटी, एंड दैट इज वाई आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट ऑन इट. ओके, नाउ हम कहा थे, यहां तक में कोई दिक्कत कंसेप्ट समझने में? कोई दिक्कत नहीं. अब अपन आते हैं क्वेश्चंस पे. थोड़ा बहुत क्वेश्चन तो समझे, नहीं तो क्या मतलब कि अपन राम कथा करते चल रहे हैं, क्वेश्चन भी तो आने चाहिए. चलो फटाफट से अब हम ना कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं. ये मॉड्यूल का आपका इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल नंबर 34 है आपके आईसीएआई स्टडी मटेरियल का. आपको देख के समझ में भी आ रहा होगा. ठीक है, चलो. एक एंटिटी इशूड 100 शेयर्स ईच टू इट्स 2000 एम्प्लॉइज सब्जेक्ट टू सर्विस कंडीशन. ये सर्विस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे? वेस्टिंग पीरियड. कितनी? 3 इयर्स की दी हुई है, तो वेस्टिंग पीरियड हमारा कितना हो गया? 3 इयर्स हो गया. ग्रांट डेट फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर इज 200. ग्रांट डेट पे फेयर वैल्यू कितनी है शेयर की? 200 रुपीज. ठीक है. देर इज एन एक्सपेक्टेशन दैट एम्प्लॉय विल रिमेन इन सर्विस एट द रेट ऑफ 95%. मतलब 2000 एम्प्लॉयज में से 95% एम्प्लॉय ही बचेंगे एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर. ये हमारा एस्टिमेट है. क्यों? क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन है दोस्तों. हाँ, ओके. मैं आपको सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, डोंट वरी. At the end of first year, however, the expectation got revised at the end of the second year to 92%. मतलब सेकेंड ईयर की एंड तक कितने एम्प्लॉयज बचे? द 2000 इंटू 92%. यस और नो? और ये अगेन रिवाइज हो गई 88% एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर पे अगेन चेंज हो गया. तो अब मुझे एक बात बताओ, वो बोल रहा है पास नेसेसरी जनरल एंट्री एंड शो वर्किंग ऑफ एक्सपेंस पर एनम. तो अपन कैसे निकालेंगे? बहुत क्लियर है दोस्तों. सबसे पहले वही हम टेबल बना लेंगे. ये जो एम्प्लॉय बेनिफिट एम्प्लॉय एक्सपेंस पर एनम जो निकालते हैं, या एम्प्लॉय एक्सपेंस जो हम निकालते हैं, इसकी टेबल बना लेंगे यही वाली. ईयर 1 2 3 नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट वेस्टिंग पीरियड. बी पार्ट में आएगा नंबर ऑफ ऑप्शंस पर एम्प्लॉय. फिर सी में आ जाएगा फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन और पीरियड फैक्टर, देन टोटल एक्सपेंस. इन चारों का इंटू कर देंगे और उसके बाद एक्सपेंस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज पे लेस कर देंगे, तो करंट ईयर का एक्सपेंस आ जाएगा. यस और नो? डन. तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें एंड इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. भाई डे वन पे अपने को कितने टोटल एम्प्लॉयज थे? 2000 थे. लेकिन डे वन पे मुझे बताओ एक्सपेक्टेशन क्या है ईयर वन के एंड पे? सर 95% रहेंगे, तो 2000 इंटू 95%. तो डे ईयर वन पे अपन ने कितने का बुक किया होगा एक्सपेंस? 1900 का बुक किया. फिर ये तो सेम आ जाएगा 100, ये 200 1/3. ये आ गया हमारा इस साल का एक्सपेंस. और पिछले साल कोई एक्सपेंस होगा ही नहीं क्योंकि ये फर्स्ट ईयर है, तो ये एक्सपेंस फॉर करंट ईयर भी आ गया. नाउ कम्स द सेकंड वन. ये जो एस्टिमेट था 95 की जगह कितना हो गया? 92. और हमने ऊपर कंसेप्ट क्या पढ़ा था? whenever there is change in estimation we will give the effect on prospective basis पे. तो मुझे बताओ 2000 एम्प्लॉइज इंटू 92%. यस और नो? 1840 एम्प्लॉइज हो जाएंगे. अगेन सेम फेयर वैल्यू आपको जो दी थी वही. यहाँ पे पीरियड फैक्टर क्या लोगे? 2 इयर्स हो गए तो 2/3. ये आ गया टोटल. लेकिन लास्ट ईयर आपने ऑलरेडी इतना एक्सपेंस रिकॉग्नाइज कर दिया, तो इसको लेस कर दोगे तो ये करंट ईयर सेकेंड ईयर का ओनली एक्सपेंस ऑफ सेकेंड ईयर इतना आ जाएगा. ये तो क्यूमुलेटिव एक्सपेंस आया. इसमें से आप लास्ट ईयर फर्स्ट ईयर का लेस कर दोगे, अब जाके आपका आएगा. बोलो तुमको समझा कि नहीं? ना थर्ड, ये एस्टिमेट अगेन 88% हो गया. अब जैसे ये 88 हुआ तो 2000 एम्प्लॉइज में से 88% ही बचे. मतलब डे वेस्टिंग पीरियड तक 1760 एम्प्लॉइज बचे. 100 ऑप्शन सबको मिल रहे हैं, 200 की फेयर है. और पीरियड फैक्टर यहाँ पे हो जाएगा 3/3. या इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं दोस्तों, और 1. यस और नो? और ये टोटल एक्सपेंस हमारा क्यूमुलेटिव एक्सपेंस. मतलब ये क्या है? ये कुछ और नहीं मेरे भाई लोग, इतना अमाउंट हम 3 इयर्स में शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व में डाल चुके हैं. किसे? सर पहले साल इतना डाला, दूसरे साल इतना डाला और तीसरे साल इतना डाला. इन तीनों का टोटल करोगे तो ये हमेशा इक्वल ऐसा आएगा, इतना. डन 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 डन. पक्का ना? जर्नल एंट्री क्या होगी? हाँ, अब ध्यान रखना एग्जाम में इस तरह से जर्नल एंट्री मत कर देना जैसे मैंने करी. ठीक है, आपको पहले सिर्फ ईयर 1 की करनी है, फिर ईयर 2 की करनी है, फिर ईयर 3 की करनी. ये मैंने जैसे किया वैसे मत कर देना, मार्क्स नहीं मिलते. प्रेजेंटेशन का भी ध्यान रखना है.
क्योंकि यहाँ पे ये जो हम बैठे हैं ना, ये सिर्फ इस वजह से ताकि हम क्वेश्चन कैसे अप्रोच कर पाए। ठीक है, ओके। तो पहली एंट्री क्या होगी सर? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व। सिंस हमने ये वर्किंग बना ली थी पूरी, तो ये ईयर 1 का एक्सपेंस, ईयर 2 का एक्सपेंस, ईयर 3 का एक्सपेंस। सेकेंड एंट्री पीओरएल डेबिट टू एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, ये आ गई, सेम अमाउंट आ जाएगा। लास्ट ईयर में शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व टू अदर इक्विटी, और ये 352 टोटल हमने कर दिया ना। ये समझ में आया कि नहीं? पक्का? बहुत बढ़िया। अब हम थोड़ी धीरे धीरे स्पीड क्वेश्चंस की बढ़ाते जाएंगे। एक बार हमारे बेसिक कंसेप्ट खत्म हो जाए, फिर हम क्वेश्चंस पे और धड़ाधड़ आगे बढ़ेंगे। और आपको लगता है तो आपके जो भी जो भी जान पहचान के हो उनको भी बोल रेफर कर सकते हो, कोई दिक्कत। नाउ थिंग्स टू स्टडी में हमने तीसरा पॉइंट क्या लिखा था? ये तो हमारा अकाउंटिंग खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। अब हम एक एक कंसेप्ट पढ़ते जाएंगे और अब देखो क्या हो रहा है। पहले हमने कैलकुलेशन ऑफ एम्प्लॉय एक्सपेंस देखा, फिर अकाउंटिंग देखी, फिर हमने एग्जांपल देखा दोनों का। अब हम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज देखेंगे, फिर हम तीनों का एग्जांपल देखेंगे, फिर हम वेस्टिंग पीरियड समझेंगे, फिर हम ये चारों का, फिर मॉडिफिकेशन, फिर पूरा, फिर कैंसलेशन, फिर एक पूरा, ऐसा कर सकते हैं भावना। लेकिन क्या है ना बेटा, भावना का क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि सर क्या हम एक्सपेंस की जो वर्किंग है उसे विदाउट टेबल प्रेजेंट कर सकते हैं? आंसर इज यस। बट वो बहुत हैफाजार्ड हो जाता है, मालूम क्यों? इसमें ना प्रेजेंटेशन बहुत प्यारा आ जाता है। सबसे पहला बेनिफिट ये है। दूसरा, इसमें टाइम कम लगता है। तीसरा, कंफ्यूजन क्लियर होगी मतलब, हाँ, कम कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ना यहाँ पे जब आप ईयर 1 का तो बहुत आसानी से निकाल लेते हो, यहाँ पे ये एक्सपेंस कितना रिकॉग्नाइज वो ऑलरेडी हो चुका है, यहाँ पे दिक्कत आती है। और ये क्यूमुलेटिव एक्सपेंस में दिक्कत आती है। ये टेबल से ना काफी फेयर प्रेजेंटेशन दिखता है और एग्जाम में एक्सेप्टेड है। लेकिन जर्नल एंट्री इस टेबल में मत बना देना जैसे मैंने जर्नल एंट्री करी। जर्नल एंट्री आपको वैसे ही बनानी जैसी मॉड्यूल में दी हुई। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर। और बहुत सिंपल है दोस्त। देखो, चार चीजें अपने को चाहिए। सबसे पहला क्या चाहिए? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो वेस्टिंग पीरियड कंप्लीट करेंगे, एस्टिमेटेड बेसिस पे लेंगे। तो नंबर ए क्या हो गया? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट वेस्टिंग पीरियड। दूसरा, हम एक एम्प्लॉय को कितने शेयर्स दे रहे हैं या कितने ऑप्शंस दे रहे हैं, तो नंबर ऑफ ऑप्शंस पर एम्प्लॉय। देन तीसरा, पेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन कितनी दी हुई है। और चौथा, कितना एक्सपायर पीरियड डिवाइड बाय वेस्टिंग पीरियड। इन चारों का इंटू कर दिया तो टोटल एक्सपेंस, और लेस कर दिया एक्सपेंस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज। देखो, आज और कल में अपना ये चैप्टर खत्म होगा। अगले 4 दिन है आपके पास सारे क्वेश्चन वापस से सॉल्व करने के लिए, एंड आई वांट यू टू राइट ईच एंड एवरी क्वेश्चन विथ प्रॉपर टाइमलाइन, सो दैट अगले 4 दिन में आप सारे क्वेश्चंस कर लोगे। और जहां भी अटके तो वीडियो मेरा मिल ही जाएगा। ऐसे करके हम 5 मार्च तक सारा एफआर खत्म करेंगे। जल्दी इसलिए नहीं है, क्यों? क्योंकि एफआर में हमें मार्क्स 40-45 नहीं लाने, हमें लाना है 70। ठीक है, तो जल्दबाजी कोई नहीं करनी है अपने। ठीक है, और कोई कंफ्यूजन बेटा? मनस का, स्वप्निल? ओके। अब आता है दोस्तों तीसरा, कैलकुलेशन ऑफ एम्प्लॉय। ये मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में ले जाऊंगा, लेकिन काम की बात ऊपर ऊपर से समझेंगे। मनस्क, ओके, क्लियर है ना? ओके। नाउ, टू कैलकुलेट कैलकुलेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ये इंपॉर्टेंट क्यों है पहले ये समझो। टू कैलकुलेट एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, वी कंसीडर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट वेस्टिंग पीरियड। मतलब हम क्या कंसीडर करते हैं? एम्प्लॉयज एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट, and not the actual number of employees who are eligible under the scheme at the end of every year। सर ऐसा क्यों होता है बताओ मुझे। सर क्योंकि हम एक्सपेंस बुक कब करते हैं? डे 1 से। डे 1 पे हमें एक्चुअल फिगर पता है क्या? क्या डे 1 पे हमको एक्चुअल फिगर पता है क्या? प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? आंसर इज नो। जब डे 1 पे एक्चुअल फिगर ही नहीं पता है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस एक्सपेक्टेशन पे कैलकुलेट करते हैं, ना कि एक्चुअल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। ये बात समझ में आई? ये अगर समझ में आ गई तो फिर अब हम यहाँ पे कंसेप्ट, छोटे छोटे कंसेप्चुअल एग्जांपल्स देखेंगे।
ध्यान से देखना, ठीक है? फिर इसकी भी समरी में नीचे बताऊंगा। यहां तक में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? एग्जाम्पल नंबर 4, 3 तो हो गए, अब ये चौथा। चौथे एग्जाम्पल के अंदर कई सारे केस मैंने बना के रखे हैं, जैसे केस 1, केस 2, ऐसे करके 4-5 केस। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आपको दे के रखे हैं 500, वेस्टिंग पीरियड है दोस्तों 3, ठीक है? केस नंबर 1, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज टू लीव ओवर द वेस्टिंग पीरियड भी 20%। मतलब पूरे वेस्टिंग पीरियड के दौरान इन ऑल टोटल कितने एम्प्लॉयज छोड़ के जाने वाले? 20%। ये एस्टिमेशन कब बनाया? डे 1 पर। तो मुझे एक बात बताओ, डे 1 पे आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज टू कंप्लीट वेस्टिंग पीरियड कितना हो जाएगा? 500 लेस 20%, 400। कहना इसे हर साल टोटल 400 पे एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करेगा। आया ना? भावना, रहमान, स्वप्नील, डन? ओके। द पॉइंट इज केस नंबर 2, ये केस तो आसान था। अब केस नंबर 2 देखते हैं, और बहुत ध्यान से पढ़ना। ये ना बहुत लैंग्वेज कंफ्यूजन लगती है, यहाँ पे गलती होती है। सबसे बड़ी गलती अगर आप इस चैप्टर में यही कर सकते हो, और कहीं नहीं कर सकते, ठीक है? तो आपको गलती नहीं करनी है। नाउ, number of employees expected to leave in wasting period is 20% per annum. Now there is a difference, ये देखो, ओवर वेस्टिंग पीरियड भी 20%, मतलब ओवरऑल सिर्फ 20% जाने वाले हैं केस नंबर 1 में। यहाँ पे क्या बोल रहा, 20% पर एनम जाने वाले हैं। पर एनम मतलब सर हर साल 20% जाने वाले, मतलब 500 लेस 20%, हाउ मच? इट्स 400। नेक्स्ट ईयर 400 में से भी 20% गए तो 320, और 320 में से भी 20% गए तो लास्ट ईयर में अपने पास बचते हैं 256 एम्प्लॉय। ये बात समझ में आई मेरे भाइयों बहनों? ये समझ में आएगी नहीं? डन? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आ जाते हैं केस नंबर 3 पर। कहानी में थोड़ा सा और ट्विस्ट। अच्छा, एम्प्लॉयज कितने हैं हर केस में? 500 ही है, वेस्टिंग पीरियड 3 साल ही है, ठीक है? ये कांस्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आगे अब आपको इन्फॉर्मेशन दी है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एक्सपेक्टेड टू लीव इन द वेस्टिंग पीरियड इज इक्वल टू 20% पर एनम। ये तो सेकंड वाली की लाइन हो गई। अब साथ में इंफॉर्मेशन क्या दी? एक्चुअल फॉर फीचर इन ईयर 1 इज 15%, ईयर 2 इज 20%, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एट द एंड ऑफ द ईयर 3 इज 380। मुझे एक बात बताना, एक बेसिक सा क्वेश्चन है, अभी तक जितना आपको समझ में आता है, और अगर आप गलत भी जवाब दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम यहाँ सीखने के लिए बैठे हैं, ठीक है? पॉइंट इज मेरे को एक बात बताओ, ये जो 380 है, ये कब के हैं? एट द एंड ऑफ ईयर 3। कैन आई सी ये तो एक्चुअली लेने पड़ेंगे? कैन आई से ये तो एक्चुअल वाला ही लेना पड़ेगा? यस सर, क्यों? क्योंकि सर 3 साल का वेस्टिंग पीरियड है, तो ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि सर थर्ड ईयर के एंड में तो हमें एक्चुअल एम्प्लॉयज का नंबर मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये जो एक्चुअल फॉर फीचर है, ये हमें डे 1 पे पता है क्या? नो, नेवर। हम क्या करेंगे? और मुझे बताओ, ये ईयर 2 वाला भी 20%, क्या मुझे डे 1 पे पता है क्या? सर ये एक्चुअल वाला तो मुझे पता ही नहीं चलेगा ईयर 1 और 2 का, हाँ 3 का पता चल जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? मैं क्यों इतना स्लोली इस पे चल रहा हूं? क्योंकि ये आपको गलती नहीं करने देंगे हम, इसलिए तो इतनी जल्दी रिवीजन करके भी टाइमली खत्म करेंगे, डोंट वरी। नाउ 20% पर एनम हमारा एक्सपेक्टेशन बोलता है कि वो तो हर साल जाएंगे। मतलब पर एनम आपसे मैं आपसे बात करूं तो डे 1 पे 500 लेस 20%, लेस 20%, लेस 20%, मतलब मुझे एक बात बताओ, डे 1 पे ही आपको पता है कि लास्ट में 256 एम्प्लॉय बचने वाले हैं। जल्दी बताओ, कि डे 1 पे ही आपको पता है कि हर साल 20% जाएंगे, तो 500 में से लास्ट ईयर तक आपके पास 256 ही बचने वाले हैं। ये बात समझ में आ रही कि नहीं? सेकेंड ईयर भी 256,
लेकिन यहाँ एक्चुअल डेटा बस दे दिया, मतलब याद रखना कि ये जो सेम डेटा यहाँ पे दिया है, यहाँ भी सेम उसका इंपैक्ट होगा, लेकिन लास्ट ईयर आपका एक्चुअल डेटा ले लिया जाए। ओ, ये नोट पढ़ना, वेन एवर डेटा गिवन इन द परसेंटेज we will calculate it on the basis of estimation, that too at the year end, not after the year end. यहां तक कोई प्रॉब्लम? भावना, मनस्क, स्वप्निल, डन। आगे बढ़ू मैं, चलो फटाफट से केस नंबर 4 पे आते हैं। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एक्सपेक्टेड टू लीव 3% पर एनम, ठीक है। एट द एंड ऑफ द ईयर 1 5% फॉर फीचर हुआ, एट द एंड ऑफ द ईयर 2 एक्सपेक्टेशन रिवाइज टू 6%। देखो आपने डे 1 मतलब डे 1 मतलब ग्रांट डेट पर एक्सपेक्टेशन कितनी थी? 3%। ईयर एंड पर आपकी एक्सपेक्टेशन कितनी होगी? 5% फॉर फीचर की। ईयर एंड 2 पर कितनी एक्सपेक्टेशन होगी? 6% पहुंच गई। मुझे एक बात बताओ, नहीं 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 नहीं, सेकेंड केस में आपको एक्चुअल कहां डेटा दिया है? यहां सिर्फ और सिर्फ एक्सपेक्टेशन के बारे में बात हो रही है। इस वाले में, इस वाले में ना, थर्ड वाले में 320 क्यों नहीं आया यहाँ पे ना? हाँ मैं बताता हूँ अभी। और कोई डाउट? बस ओके। सर, हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि जब यहाँ 320 लिया, कहाँ पे? यहाँ पे 320 लिया, तो सर यहाँ पे 256 कैसे आ रहा है? इन दोनों पॉइंट्स में दो चीजों का डिफरेंस है, ध्यान से देखना। पहला, यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको एस्टिमेटेड डेटा दिया हुआ है, नॉट द एक्चुअल। तो जब 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 ऐसा कुछ डेटा दिया कि एक्सपेक्टेड टू लीव इन वेस्टिंग पीरियड, तो वेस्टिंग पीरियड जितना भी मतलब बता रहा है, तो वो हर साल 20% से कम करते चले। लेकिन जब आपके पास इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में ऐसी कुछ दी है कि भाई एम्प्लॉयज कितने छोड़ के जाने वाले हैं, हर साल 20% तो जाएंगे, लेकिन हर साल के एंड पे आपको एक्चुअल फॉर फ्यूचर भी पता चलते जा रहा है। इसका मतलब यहां पर एस्टिमेट चेंज होने वाला है। एस्टिमेट चेंज होने वाला है, तो ईयर 1 पे आप पूरा 20% पर एनम लगा दोगे, ईयर 2 पे भी वही रहेगा, जब तक कि आपको लास्ट में एक्चुअल ना मिले। बस इतना सिंपल। स्वप्निल, भावना, पक्का क्लियर है? स्वप्निल भाई का गॉट इट आ गया, रहमान भाई का गॉट इट आ गया, भावना? लेट मी नो। हाँ, और यहाँ पे क्या किया? यहाँ पे अपने को पता था कि भाई 20%, तो यहाँ पे अपन ने डे 1 पे ही पता कर लिया, समझ में आ गया। एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एस्टिमेटेड दिया हुआ है, एक्चुअल हमें पता ही नहीं है। और यहाँ पे अपने को क्या दिया है? एस्टिमेटेड तो हमें पता है कि हर साल 20% पर एनम जाने वाले हैं, लेकिन साथ ही साथ ईयर 1 सॉरी ग्रैंड डेट का तो 20% अपने को पता है। ईयर 1 एंड पर 15% एक्चुअल में लीव करके चले गए, मतलब एक्चुअल फॉर फीचर हमें पता चला। अब इस एक्चुअल फॉर फीचर से हमें ये इंडिकेशन आ गई क्वेश्चन में कि भाई साहब यहाँ पे कुछ ना कुछ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस चेंज होने वाला है। तो डे 1 पे हमने जो टोटल एस्टिमेट लिया है, उस टोटल एस्टिमेट की कैलकुलेशन कर लेंगे। मतलब डे 1 पे ही हमें पता है कि 500 में से 20% इस साल जाएंगे, फिर जो बचे उसमें से 20% चले जाएंगे, फिर जो बचे 20% उसमें से चले जाएंगे। मतलब डे 1 पे से हम ये डिसाइड कर लेंगे कि भैया हमने मिनिमम तो 256 का तो बुक करना ही करना है। ठीक है। इन्होंने आपको एस्टिमेशन ईयर 2 का भी नहीं बताया, इन्होंने एक्चुअल बताया, तो कहना इसे वही एस्टिमेटेड यहाँ पे कंटिन्यू हो जाएगा। और लास्ट ईयर आपका 380 क्वेश्चन में ही गिवन है, इसका मतलब देखो एस्टिमेट यहाँ पे चेंज हुआ कि नहीं। कहना इसे दिस इज देयर इज अ चेंज, प्रोस्पेक्टिव चेंज यहाँ पे आएगा। अब ना क्लियर हो गया? आप आगे बढ़ू? ओके। फॉर फीचर का मतलब होता है कि इतने लोग छोड़ के चले गए, छोड़ के चले गए। और हमने तो सीखा है ना एस्टिमेटेड बेसिस पे, ये प्रिंसिपल हमने ऊपर अभी मैंने आपको बताया ना, एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट वेस्टिंग पीरियड, एक्सपेक्टेशन पे बुक करना है एक्सपेंस।
ना कि एक्चुअल पे। और आगे जाके मुझे बताओ, ये तो 380 पे पहुंच ही गया ना, ये तो 380 पे पहुंच ही गया। तो जो हमारा एक्चुअल फॉर फीचर ईयर 1 पे था उसका कोई मैटर ही नहीं करता, ईयर 2 का भी मैटर नहीं करता, बिकॉज ईयर 3 में तो हमें एक्चुअल डेटा पता चल गया ना, और हम एस्टिमेटेड कर रहे थे। इसी वजह से लैप्स अगर ऑप्शन होता भी है तो हमें कोई इफेक्ट पड़ता नहीं, क्योंकि हम प्रोस्पेक्टिव चेंज देते रहते हैं। ये बात समझ में आई? आई एम आस्किंग ईयर 1 एंड पर 85% का एक्सपेंस बुक करना चाहिए, क्यों करेंगे? मेरे को एक बात बताओ, जब आपको ईयर 1 के एंड पे नहीं, ये एक्चुअल फॉर फीचर बताया गया है, ये तो ईयर 2 के स्टार्टिंग में पता चलेगा ना। ये 31 मार्च को थोड़ी पता चलेगा, ये तो ईयर 2 के स्टार्टिंग में पता चलेगा। और ये आपको एस्टिमेटेड दिया हुआ है ग्रांड डेट। नाउ इट्स क्लियर आई गेस। ओके, नाउ केस नंबर 4 वापस से पढ़ेंगे एक बार। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एक्सपेक्टेड टू लीव 3% पर एनम। ईयर 1 एंड पर 5% फॉर फीचर है। ईयर 2 पे ये एक्सपेक्टेशन 6% हो गया ओवर द एंटायर वेस्टिंग पीरियड। एक्चुअल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एट ईयर 3 एंड कितने हैं? 350। तो मुझे बता, ये तो बहुत सिंपल है, 350 ईयर 3। डे 1 पे आपने बताओ कितना एस्टिमेट लिया था? डे 1 पर ग्रांड डेट पर सर 3% पर एनम, कितना आ जाएगा? 500 लेस 3% लेस 3% लेस 3%, 456 एम्प्लॉइज। लेकिन ईयर 2 पर ये एस्टिमेट वापस चेंज हो गया, कैन आई से 500 लेस 6%, 470। और फिर ये एक्चुअल ही दे दिया, ये तो और आसान हो गया। और केस नंबर 4 मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में पूछा जाता है। स्वप्निल, भावना, ये क्लियर है कि नहीं? क्योंकि यही एक ऐसी चीज है जो गलत हो सकती है अपनी। डन, आगे बढ़ू। केस नंबर 5, केस नंबर 5, बस 5 ही केसेस हैं इसमें, लास्ट केस, ध्यान से देखना। एस्टिमेटेड क्या है? 3% पर एनम। एम्प्लॉयज वांटेड टू लीव ओवर वेस्टिंग पीरियड, लेकिन अब यहां पे एक्चुअल लेफ्ट एट ईयर 1 एंड 10। ये क्या परसेंटेज दी है क्या? नो, एक्चुअल डेटा दिया हुआ है। यहां एस्टिमेशन क्या लिया गया था? 3% डे 1 पर, और ईयर 1 एंड पर आपको पता चलता है 10 एम्प्लॉय छोड़ के चले गए। ईयर 2 पे रिवाइज्ड एस्टिमेशन दैट 5% would leave in the remaining vesting period, actual left in year 2 is 30, और in year 3 actual left equals to 40। अब मुझे एक बात बताना, डे 1 पे तो आपको क्या एस्टिमेशन था? 3% ही जाएंगे। हेलो, फर्स्ट ईयर पे तो 3% ही था, तो आपका क्या आ जाएगा? 500 लेस 3% लेस 3% लेस 3%, दैट इज इक्वल्स टू 456। डन, ये 456 तक पहुंच गए। बट जैसे ही ईयर 2 में पहुंचे, तो मुझे ईयर 2 की बिगनिंग में क्या पता चला? 10 एम्प्लॉय, परसेंटेज नहीं, नाउ डेटा इज गिवन एक्चुअल। एक्चुअल में 500 में से 10 एम्प्लॉयज तो एक्चुअल में छोड़ के चले गए, आए ना? ये लेस कर दिए, प्लस एक्चुअल लेफ्ट इन ईयर 2 के लास्ट तक में हमें ये भी पता चल जाएगा 30 और छोड़ के चले गए, तो ये कितने बचे? 460। और हमारा एस्टिमेशन अगेन चेंज हो गया 5%, लेस 5%, 437 एम्प्लॉय। और ये ईयर एंड 3 पे हमें एक्चुअल डेटा पूरा ही पता है, 10 फर्स्ट ईयर में, 30 सेकेंड ईयर में, और 40 थर्ड ईयर में, 20। बोलो, नाउ इट इज क्लियर। तो एग्जाम्पल, सॉरी, केस नंबर, एक तो 4 याद रखना, केस नंबर 4 एंड केस नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी 3 तो मैंने आपका बेस बनाने के लिए बताया। कितनी बारीक कैलकुलेशन होती है, आप समझ पा रहे हो? लैंग्वेज का खेल है यहाँ पे। भावना, मनस्क, रहमान, स्वप्निल, सभी को आया? आगे बढ़ू। ओके, 1 सेकेंड का पूरा ब्रेक लेंगे अपन, पूरे 5 सेकेंड का ब्रेक, 5 सेकेंड का, 1 2 3 4 और 5। यस, रहमान का डाउट आया। रहमान का डाउट क्या है?
कि सर ये जो 30 है ना, ये ईयर 2 में ही माइनस कर दी। हाँ, क्योंकि अब यहाँ पे एस्टिमेशन आपका चेंज हो गया, पहली बात तो। और ये एस्टिमेशन किस पे लगेगा? जितने एक्चुअल में बचे होंगे। तो एक्चुअल में बचे बचे कितने? 500 में से 10 तो पहले ही जा चुके हैं, और 30 और चले जाएंगे, क्योंकि एक्चुअल लेफ्ट इन ईयर 2 में ही चले गए। और डे 1 पे जो बुक होता है वो, अब कंफ्यूजन पता है यहाँ पे क्या होगा? कंफ्यूजन पता है बच्चों को क्या आता है यहाँ पे? इसमें सबसे बड़ी कंफ्यूजन क्या आती है वो मैं बताता हूँ। सर सर डे 1 पे ना आपने यहाँ 10 क्यों नहीं माइनस किया, सिर्फ 3% पर एनम क्यों किया? तो मैं आपको याद दिला देता हूँ भैया, ये जो एस्टिमेशन है ना, ये वाला, ये हम करते हैं ग्रांट डेट पे। ग्रांट डेट और ईयर 1 एंड, अगर दोनों पता है तो हम ग्रांट डेट लेते हैं। ये पक्का समझ में आया? ये 3% क्यों लिया, सिर्फ ये समझ में आ गया कि नहीं सभी को? इन डेप्थ। सर ईयर 2 पे हम कौन सा एम्प्लॉय लेंगे? सर जो ईयर 2 31 मार्च जो आती है ना लास्ट में, ईयर 2 के एंड में जो हमें पता चलेगा। अब हम यहाँ पे डे 1 वाला नहीं ले रहे, तो ईयर 2 के एंड में इनको क्या क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी, सोच के देखो। एक तो 10 एम्प्लॉय चले गए, 30 और जाने वाले। लॉजिकली सोच के चलना। ईयर 2 के एंड पे, मतलब ईयर 2 पूरा खत्म होगा 31 मार्च, मान लो 2025, ये ईयर 2 है। तो यहाँ पे 10 एम्प्लॉय ऑलरेडी जा चुके पिछले साल के, 30 इस साल चले जाएंगे, और इसमें 5% अभी भी और चांसेस है जो हो सकता है नया साल चालू हो और छोड़ जाए। तो हमने यहाँ पे सिर्फ 437 के एक्सेस बुक। समझ में आ गई बात? यहाँ सिर्फ ग्रैंड डेट का खेल है, और यहाँ पर ईयर एंड का खेल है। और ये जो लास्ट ईयर होता है ये तो एक्चुअल पे ही चलता है, इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं बचा। हमने बहुत बारीकी से बोला। हम्म। सर इफ 4 इयर्स का वेस्टिंग है, तो ईयर 2 और ईयर 3 में सेम एक्चुअल का एडजस्ट होगा। हाँ, एक्चुअल का एडजस्ट होगा, और फिर उस केस में ना बेटा, आपको ना ईयर 3 का भी कुछ एस्टिमेशन दिया होगा, और अगर कुछ भी नहीं दिया होगा तो क्वेश्चन में ये दिया होगा कि यही 5% है। ठीक है? तो अब यहाँ पे फाइनल नोट आ जाता है, क्वेश्चन में स्पेसिफाई दो तरीके की इंफॉर्मेशन, दो तरीके की लैंग्वेज होगी। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एक्सपेक्टेड टू लीव ओवर एंटायर वेस्टिंग पीरियड, ऐसा कुछ दिया होगा, या नंबर ऑफ एम्प्लॉइज टू लीव और रिटायर ओवर रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड, ऐसा कुछ दिया होगा। तो अगर ऐसा ये दिया है, तो in such a situation we are not interested in actual number of employees left or retired in current year, we are focusing on only on estimated basis, मतलब वो डे 1 वाला। और यहाँ पे सेकेंड ईयर में इन सच अ सिचुएशन नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इज कैलकुलेटेड एज टोटल एम्प्लॉय एक्चुअल लेफ्ट टिल करंट ईयर और एक्सपेक्टेड टू लीव ओवर रिमेनिंग। ये मैंने यहाँ पे इसका ये वाले का एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है, ताकि आपको ये चार्ट से पूरा क्लियर हो जाए। अब एक क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और इसके बाद के बाद क्वेश्चन, मतलब अब यहाँ पे अगले 10-15 मिनट 2-3 क्वेश्चन अपन कर लेते हैं, ताकि अपना ये वेस्टिंग पीरियड तक एटलीस्ट अपन इलस्ट्रेशन नंबर 7 तक आज खत्म कर दें, या 8 तक। अगर 10-15 मिनट में एक्स्ट्रा लूंगा आपका। ओके, नाउ नाउ पॉइंट इज, हाँ मैं जितना सोच के आया उतना तो अपन रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं। एक एचडी लिमिटेड है, ग्रांट कर रहे हैं 120 शेयर ऑप्शंस टू इट्स 460 एम्प्लॉइज। ग्रांट इज सब्जेक्ट टू कंडीशन फॉर एम्प्लॉय टू वर्क एटलीस्ट 3 years। फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन इज ₹12। फेयर वैल्यू कितनी है? 12। एचडी लिमिटेड एस्टिमेट्स दैट 25% of the employee will leave in the wasting period and it will forfeit their rights and everything turns out exactly the same। Calculate employee benefit expense per year to be recognized। अब हमने इतनी सारी चीजें देख ली, थिंग्स टू स्टडी में हमने 3 पॉइंट देख लिए, तीनों का एक मिक्स एग्जांपल मैंने बना के आपके सामने पेश किया है। अब अपन को एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस निकालना है। हमारे डे 1 पे कितने थे? 460। हमने क्या एस्टिमेट किया? 25% जाएंगे तो 25% जाएंगे तो 345, यहाँ भी 345, यहाँ भी 345, 120 120 120, 12 12 12, 1/3, 2/3, 3/3। ये गलती मत करना, एक तो पीरियड फैक्टर में गलती होती है, एक नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की कैलकुलेशन में गलती होती है। इसके बाद एक्सपेंस का कैलकुलेटर, आप कैलकुलेटर पे आपका हाथ सही होना चाहिए।
तो आपका एक्सपेंस कैलकुलेट हो जाएगा और आसानी से आप निकाल दोगे। बस याद रखना ये क्यूमुलेटिव एक्सपेंस है, तो इसमें से प्रीवियस ईयर का एक्सपेंस लेस होगा ताकि आपका करंट ईयर का एक्सपेंस मालूम चल जाए। इज दैट क्लियर? अरे तुमको समझा कि नहीं? ठीक है। इस पीडीएफ में इस पीडीएफ में ये सेम क्वेश्चन मैंने ओमेगा के नाम से, मेरी जो टेक्स्ट बुक है ना उसमें ये ओमेगा के नाम से क्वेश्चन दिया हुआ था, ये मैंने ऑलरेडी आपको करवा दिया। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं है 39 वाले। फोर्थ पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से देख। Omega grants 120 share options to each of its 460 employees with a vesting period of 3 years. Fair value of option is 12. Omega ने estimate किया है 25% of employee will leave during the 3-year period. 3 साल के अंदर कितने एम्प्लॉय जाएंगे? 25%। अब ईयर 1 की इंफॉर्मेशन दी है, 25 एम्प्लॉयज लीव, ओमेगा रिवाइजेस इट्स एस्टिमेट ऑफ टोटल लीव ओवर 3-year पीरियड फ्रॉम 25 to 20%। मुझे एक बात बताओ, डे 1 पे आपने एस्टिमेशन ही चेंज कर दिया, किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? कर दिया। कितना कर दिया? 25 की जगह 20% कर दिया। तो ये जो 25 आपने डिसाइड किया था इसको 20, तो आपने क्या किया? 460 लेस 20%, 368। ओके, नाउ नाउ वी आर फोकसिंग, जस्ट अ मोमेंट। नाउ another 22 employees leave. Omega revises its estimate of total leave over 3-year period from 20 to 15%. अगेन 460 में से आपने 15 लेस कर दिया। लास्ट ईयर में क्या हुआ? 13 एम्प्लॉइज और छोड़ के चले गए, तो आपने एक्चुअल डेटा दिया था, एक्चुअली ले लिया पूरा, तो 400 एम्प्लॉइज ही बच रहे हैं। बेसिकली ईयर एंड 1 पर 368 एम्प्लॉय के लिए होगा एक्सपेंस, ईयर एंड 2 पर 391 एम्प्लॉइज के लिए, और यहाँ पे 400 एम्प्लॉइज के लिए। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? नाउ 120 शेयर ऑप्शंस। अब तो यहां से कहानी बिल्कुल आसान है। 12 फेयर वैल्यू हो गई, 1/3, 2/3, 3/3। यहां से अपन ने, हाँ बेटा यहाँ एस्टिमेट ही चेंज हुआ है ना, ये हमने किया तो था यहाँ पे, ये वाला फोर्थ वाला देखो। फर्स्ट ईयर की जो एक्सपेक्टेशन थी वो सेकेंड ईयर में चेंज हो गई। हाँ फोर्थ वाला। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ हमने क्या किया? ये लेस किया, ये प्रीवियस ईयर का था, और बस एक्सपेंस फॉर करंट ईयर निकाल लिया। अब मुझे एक बात बताओ, इसकी एंट्री क्या थी? सिंपल, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व। इसको पूरा फुल लिखना, पूरा लिखना है ना, ये शॉर्ट पे नहीं लिखना है अपने को। और ये हमारे जो अमाउंट्स आए इनको हमने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया। लास्ट ईयर शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व टू अदर इक्विटी। बोलो, थोड़ा सा आसान लगा? अब एक फ्लो बन रहा है क्वेश्चन करने का, कर पाएंगे कि नहीं? कर पाएंगे सर, बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अब हमारा यहाँ पे 3 पॉइंट्स खत्म हो गए। मैंने आपको यहाँ पे कैश सेटलमेंट, सॉरी इक्विटी सेटलमेंट ऑप्शन में एम्प्लॉय एक्सपेंस समझा दिया, मैंने आपको अकाउंटिंग समझा दी, मैंने आपको नंबर ऑफ एम्प्लॉयज भी समझा दिए। नाउ कम्स दी वेस्टिंग पीरियड। वेस्टिंग पीरियड को हम समझेंगे। वेस्टिंग पीरियड को मैंने आपको एक चार्ट में समझाने की कोशिश की, मॉड्यूल में 4 से 5 पेज में दिया है, आपको मॉड्यूल रेफर नहीं करना, आप इधर आ जाओ। वेस्टिंग पीरियड दो बेसिस पर डिटरमाइन होगा, या तो वेस्टिंग कंडीशन दी होगी या फिर नॉन वेस्टिंग कंडीशन होगी। सबसे पहले आते हैं वेस्टिंग कंडीशन पे। वेस्टिंग कंडीशन के बारे में बात करें तो दो तरीके से वेस्टिंग कंडीशन होती है, या तो सर्विस कंडीशन होगी या परफॉर्मेंस कंडीशन। सर्विस कंडीशन बहुत क्लियरली अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं एक कंपनी हूं और मैं आपको शेयर बेस्ड पेमेंट स्कीम में शेयर्स अपनी कंपनी के ऑफर कर रहा हूं जिनकी मार्केट वैल्यू 200 रुपए है, लेकिन मैं आपको आज 20 रुपए में शेयर दे रहा हूं, और ये लीजिए शेयर्स। अब आपको लेकिन एक शर्त है, आपको 3 साल तक इस कंपनी में परफॉर्म करना रहेगा, इतने नंबर ऑफ ईयर्स तक आपको अपनी सर्विसेज देनी पड़ेंगी। तो यहाँ सर्विस कंडीशन में क्या लिखा है? अंडर दिस एम्प्लॉय हैज द ऑप्शन, has to stay with the company for certain number of years। certain number of years मतलब अपनी एग्जांपल में 3 years। बोलो सर्विस कंडीशन क्लियर हुई कि नहीं? ये तो बहुत सिंपल है सर, ई शॉप में भी हमने देखी। यस और नो? ई शॉप इज नथिंग बट गाइडेंस फॉर 19। भावना, आर यू गेटिंग इट? यस और नो?
नाउ परफॉर्मेंस कंडीशन, व्हाट इज द परफॉर्मेंस कंडीशन? परफॉर्मेंस कंडीशन मतलब यहां आपको सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स के लिए नहीं बोल रहा हूं, यहाँ वो आपको सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स के लिए स्टे करने के लिए नहीं बोल रहे, वो आपसे बोल रहे हैं कि भाई साहब आप तो कुछ एक टारगेट, आप तो कुछ एक टारगेट अचीव करके दिखाओ। सर टारगेट क्या है? या तो नॉन मार्केट बेस्ड होगा या मार्केट बेस्ड होगा। सर नॉन मार्केट बेस्ड मतलब, नॉन मार्केट बेस्ड में आपको लॉजिकली अगर समझाने की कोशिश करूं ना, तो याद रखना कंपनी की इंटरनल वर्क, इंटरनल टारगेट्स, कंपनी से रिलेटेड, सिर्फ कंपनी स्पेसिफिक कोई रिलेटेड काम है, इंटरनल फैक्टर्स पे कोई टारगेट मिला। जैसे नॉन मार्केट बेस्ड टारगेट क्या होगा कि टारगेट क्या दिया एम्प्लॉय को, फॉर एग्जांपल सेल्स इंक्रीज करो, प्रॉफिट इंक्रीज करो, अर्निंग पर शेयर इंक्रीज करो, कॉस्ट रिड्यूस करो। ये इस तरीके के नॉन मार्केट बेस्ड है। क्या बताओ इन सब से मार्केट पे कोई फर्क पड़ा? नो। ये तो इंटरनल बातें है ना, कंपनी की सेल बढ़ाना मतलब अंदर से कुछ करना है। सर तो एक्सटर्नल क्या होते हैं? वो होते हैं मार्केट बेस्ड, जैसे कि मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स बढ़ा है, क्यों? इससे क्या होगा, अगर मार्केट प्राइस शेयर्स बढ़े ऑफ द शेयर्स बढ़ेगा तो वैल्यूएशन बढ़ेगा कंपनी का। गॉट इट? हाँ, तो अभी हम यहाँ पे नॉन मार्केट बेस पे, यहाँ पे क्या होगा, वेस्टिंग पीरियड इज बेस्ड ऑन द टारगेट, जो टारगेट दिया उस बेसिस पे आपका वेस्टिंग पीरियड डिटरमाइन होगा। हेंस वेस्टिंग पीरियड इज एस्टिमेटेड एज टू व्हेन द टारगेट विल बी अचीव्ड। यहाँ पे जिस दिन वो टारगेट अचीव हो गया उतने साल का वेस्टिंग पीरियड। एंड एक्सपेंस इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन एस्टिमेटेड वेस्टिंग पीरियड। और कंपनी क्या करती है, कंपनी पता कैसे करती है? अब कंपनी को भी तो नहीं पता। मान लो मैं कंपनी हूं और मैंने यहाँ पर रहमान भाई को बोला कि यार आपको ना प्रॉफिट को 10 करोड़ तक लेके जाना है। लास्ट क्वार्टर, लास्ट ईयर हमारा 6 करोड़ प्रॉफिट था, इस टाइम इस बार हमें 10 करोड़ लेके जाना है। तो अगर आप ऐसा करते हो तो मैं आपको शेयर बेस्ड पेमेंट स्कीम ऑफर करता हूँ, 20 रुपए का शेयर दूंगा, 200 रुपए वाला। रहमान भाई ने एक्सेप्ट कर लिया। अब मुझे एक बात बताओ, क्या रहमान भाई आज मुझे कमिट कर सकते हैं क्या कि सर 5 साल में हो जाएगा या 4 साल में हो जाएगा? नहीं कमिट कर सकते। बट रहमान भाई क्या एफर्ट्स डालेंगे? यस। लेकिन डे वन पे तो मुझे एस्टिमेट करना पड़ेगा ना। तो मैंने बोला एक काम करो, 4 साल आप ट्राई करो। ओके, सो दैट इज द एस्टिमेटेड वेस्टिंग पीरियड। ओ, ये बात समझ में आई। बट दिस वेस्टिंग पीरियड इज रिव्यूड एंड रिवाइज्ड एट एवरी ईयर। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? मतलब ये एस्टिमेटेड जो वेस्टिंग पीरियड हमने डिटरमाइन किया है डे वन पे, ईयर वन पर, ये रिव्यू होगा और आगे बढ़ेगा, रिवाइज होगा। डन। ये तो हो गया नॉन मार्केट बेस्ड। सर अब मार्केट बेस्ड क्या है? तो मार्केट बेस्ड के बारे में अपन समझते हैं। सर मार्केट बेस्ड कंडीशन क्या होगी? मार्केट बेस्ड कंडीशन मतलब टारगेट क्या दिया है, इंक्रीज इन द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स, इंक्रीज इन द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, तो अंडर दिस सिचुएशन कंपनी एस्टिमेट्स वेस्टिंग पीरियड। अब यहां भी सेम बात है। मुझे बताओ, रहमान भाई एम्प्लॉई है मेरे, है ना, डोंट माइंड इट प्लीज, है ना, मैं जस्ट सिर्फ एग्जांपल ले रहे हैं। ओके, तो रहमान भाई, मैं कंपनी हूं, मैंने रहमान भाई को बोला कि यार रहमान भाई आपको ना मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर जो आज की डेट में 200 रुपए उसको 300 रुपए पहुंचा दीजिए। मैं आपको वही उसमें से आपको करीबन 1,000 शेयर्स दूंगा और एट 30 रुपीज। अब मुझे बताओ मार्केट प्राइस कितनी है आज? 200। मुझे कितनी पहुंचा, रहमान भाई को कितनी पहुंचानी? 300 तक पहुंचानी, मतलब 100 रुपए से बढ़वानी है। क्या रहमान भाई बढ़ा देंगे ऐसे ही, जैसे चुटकी बजाई बढ़ गई? नहीं, तो इनको भी टाइम लगेगा। हाँ, तो इस केस में भी कंपनी क्या करेगी, एस्टिमेट करेगी वेस्टिंग पीरियड। यस और नो? और कंपनी जब एस्टिमेट करेगी वेस्टिंग पीरियड, तो मुझे बताओ उसी एस्टिमेटेड वेस्टिंग पीरियड की बेसिस पे एक्सपेंस रिकॉग्नाइज होंगे, और उसी एस्टिमेटेड वेस्टिंग पीरियड के बेसिस पे जब एक्सपेंस रिकॉग्नाइज होगा, ठीक है, अब अब यहां पे मार्केट बेस्ड कंडीशन में एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है समझते हैं। सर मार्केट बेस्ड जो हमने टारगेट दिया था मार्केट प्राइस बढ़ाने के लिए, डे वन पर वेस्टिंग पीरियड एस्टिमेट किया गया। अब एस्टिमेट हम मैंने किया कि 4 साल दिए रहमान भाई, आप 300 तक पहुंचा दो। रहमान भाई आए, रहमान भाई आए,
और रहमान भाई ने इतनी शिद्दत से मेहनत करी कि पूरी कायनात ने कंपनी के शेयर्स बढ़वा दिए, मार्केट प्राइस वैल्यू बढ़ा दी। और मुझे बताऊं, मैं आपको बताऊं, मैं कंपनी हूं, मैंने 4 साल दिया था, रहमान भाई ने 3 साल में ही काम कर दिया। कैन आई से द एक्चुअल वेस्टिंग पीरियड, जो एक्चुअल में काम हुआ वो कितने साल में हुआ? और 3 साल में हुआ। वो जो 3 साल है, दैट इज द एक्चुअल वेस्टिंग पीरियड। Actual wasting period is less than the estimated wasting period now. Can I say it is less than? तो इंड एस बोलता है। तो फिर एक काम करो, आप ईयर 1 पे तो आपने 1/4 पीरियड फैक्टर क्या लिया होगा, 1/4। ईयर 2 में लिया होगा 2/4। ईयर 3 में आप लोगे 3/3। क्यों? क्योंकि 3 साल में टारगेट अचीव हो गया ना यार। ओ, ये बात समझ में आती है? अब ध्यान से समझ। मैंने दिए थे 4 साल। मैंने कितना दिया था? 4 साल। रहमान भाई को लगे 5 साल। कैन आई से एक्चुअल वेस्टिंग पीरियड इज मोर देन द एस्टिमेटेड वेस्टिंग पीरियड? क्या एक्चुअल वेस्टिंग पीरियड ज्यादा होने वाले हैं? क्योंकि फोर्थ ईयर आ गया, मान लो, देखो चौथा साल आ गया, पहला साल आपने ट्राई किया, दूसरा साल ट्राई किया, तीसरा साल ट्राई किया, चौथे साल के एंड तक तो कंपनी को भी समझ में आ जाएगा कि रहमान भाई से तो नहीं होने वाला, अभी 1 साल और लग सकता है। क्या नहीं सीधा एक्चुअल वेस्टिंग पीरियड विल बी 5 इयर्स। एग्जैक्ट तो नहीं बता पाएंगे, बट एक्चुअल तो 5 लग ही गए ना। अब ये 5 लग गए, तो इंडेस बोलता है कि भैया, जो आपने एस्टिमेट किया था ना, जितना आपने एस्टिमेटेड वेस्टिंग पीरियड लिया था, उसी में पूरा एक्सपेंस रिकॉग्नाइज कर दो। मतलब 4 इयर्स में ही आप एक्सपेंस रिकॉग्नाइज कर दो। ये बात समझ में आती है कि नहीं दोस्तों? ये आ गए, तो अब अपन थोड़े से कुछ क्वेश्चंस करके आज की क्लास को रोकेंगे। लेकिन कितने क्वेश्चन? कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन। ठीक है, चलो। सो आर यू गाइज रेडी? अब हमने इतना पढ़ लिया है कि हम ई शॉप पूरा कर सकते हैं विदाउट मॉडिफिकेशन एंड कैंसिलेशन। पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन रहा है एक जमाने में इंस्टीट्यूट का। ये 2 बार एग्जाम में आया सिमिलर क्वेश्चन, और आपके मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 7 है। अंकिता होल्डिंग ग्रांट्स 100 शेयर्स टू ईच ऑफ इट्स 500 एम्प्लॉइज। 500 एम्प्लॉइज को उन्होंने दिया 1 जनवरी 2011 को। द एम्प्लॉइज शुड रिमेन इन द सर्विस ड्यूरिंग द वेस्टिंग पीरियड। वेस्टिंग पीरियड के दौरान एम्प्लॉय क्या रहना चाहिए? सर्विस में रहना चाहिए। द शेयर्स विल वेस्ट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, अगर कंपनी की अर्निंग 12% पहुंच गई। कंपनी का वेस्टिंग पीरियड कितना हो जाएगा? 1 साल। अगर कब? अगर कंपनी की अर्निंग कितनी हो गई? 12%। यस और नो? सेकेंड ईयर, 2 साल ही वेस्टिंग पीरियड माना जाएगा अगर कंपनी की अर्निंग 20% से बढ़ गई 2 सालों के अंदर। या तीसरा साल माना जाएगा अगर कंपनी की अर्निंग 22% से बढ़ गई। ये क्या है? ये टारगेट सेट्स है। ये टारगेट, ये परफॉर्मेंस बेस्ड वेस्टिंग पीरियड यहाँ पे डिटरमाइन हो रहा है। ये बात समझ में आ रही है? अब आप रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं? जल्दी बताइए। अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नाउ अब यहाँ पे दिया है फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर एट द ग्रांट डेट इज 122 रुपीज। सर ये तो यूज करनी पड़ेगी। इन 2011, मतलब दैट इज द फर्स्ट ईयर, अर्निंग्स इंक्रीज तो हुई लेकिन बाई 10%। मुझे एक बात बताओ, हमें कितना चाहिए था? 12। अगर ये 12 से ज्यादा हो जाती या 12% से भी इंक्रीज हो जाती, कहना ही से मेरा वेस्टिंग पीरियड 1 साल हो जाता। यस और नो? तो क्या ये 1 साल होगा? आंसर इज नो। एंड साथ ही साथ उस साल 29 एम्प्लॉय लेफ्ट कर गए। इन्होंने कोई एस्टिमेशन नहीं दिया, लेकिन ये बता दिया कि 29 एम्प्लॉय लेफ्ट करके चले गए। ठीक है सर। कंपनी एक्सपेक्ट्स दैट द शेयर विल वेस्ट एट द एंड ऑफ ईयर 2012। अब कंपनी की एक्सपेक्टेशन क्या है? 2 साल का वेस्टिंग पीरियड होगा, क्योंकि इस साल नहीं हुआ, अगले साल हो जाएगा। कंपनी ऑल्सो एक्सपेक्ट्स दैट एडिशनल 31 एम्प्लॉयज विल लीव द ऑर्गेनाइजेशन इन 2012। ठीक है, कंपनी की एक्सपेक्टेशन थी। एंड दैट 440 विल रिसीव देयर शेयर्स एट द एंड ऑफ द 2012। मतलब 440 एम्प्लॉयज को ही रिसीव होगा ये शेयर बेस्ड पेमेंट स्कीम का बेनिफिट। एट द एंड ऑफ 2012 कंपनीज अर्निंग्स इंक्रीज बाय 18%। क्या टारगेट था हमारा? सर 20% था। इन्होंने कितना बढ़ाया? 18%। ज्यादा बढ़ाया कम बढ़ाया? कम बढ़ाया। कैन आई से नाउ वेस्टिंग पीरियड मूव्स ऑन टू 3 इयर्स? स्वप्निल, भावना, यस और नो? यस।
नाउ रहमान भाई वेरी गुड. Therefore, the shares did not waste. Only 29 employees left the organization during 2012. इन्होंने कितने सोचे थे 31 जाएंगे, लेकिन गए कितने. Company believes that additional 23 employees will leave the in 2013 and earnings will further increase so that the performance target will be achieved in 2013. Okay. इन्होंने बोला कि अब 3 साल वेस्टिंग पीरियड होगा, अर्निंग इतनी इंक्रीज हो जाएगी जो चाहिए तीसरे साल. और at the end of the 2013 only 21 employees have left the organization, assuming that the company's earning increased to the desired level. desired level क्या था, 22% से इंक्रीज हो गई अर्निंग और पहुंच गई. एंड परफॉर्मेंस टारगेट हैज बीन मेट. अब वो बोल रहे हैं डिटरमाइन द एक्सपेंस फॉर ईच ईयर एंड पास द अप्रोप्रिएट जर्नल एंट्री. ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया मई 18 और नवंबर 18 और मई 19. 2 बार क्वेश्चन आया है. समझ रहे हो इंपॉर्टेंट कितना है. चलो तो देखते हैं. सबसे पहले क्या करेंगे सर, 500 एम्प्लॉइज थे 2011 में. एस्टिमेशन क्या था, एस्टिमेशन ये था कि 29 एम्प्लॉय विल लेफ्ट दी ऑर्गेनाइजेशन. गए. और इनका एक्सपेक्टेशन क्या था उसी साल, एक्सपेक्टेशन ये भी थी कि 31 एम्प्लॉय और लीव करके चले जाएंगे. लेस 31 मतलब 440 एम्प्लॉयज बचे ईयर 1 पे. अब एक्चुअल में कितने गए, 29 तो चले गए थे ईयर 1 पे. और इन्होंने क्या बोला यहाँ पे, द शेयर्स डिड नॉट वेस्ट. ओनली 29 एम्प्लॉयज लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन इन ईयर 2. ईयर 2 में 29 और चले गए और इनकी एक्सपेक्टेशन है कि 23 एम्प्लॉय और चले जाएंगे. ये देखो, ये एक्चुअल है और ये एस्टिमेटेड है. ये एक्चुअल है और ये एस्टिमेटेड है. ये केस नंबर 5 है अपना. और यहाँ पे तो पूरा ही 500 लेस 29 ईयर 1 में, 29 इसमें और 21 इसमें, एक्चुअल वाले ही तो 421 बचा. एम्प्लॉयज की कैलकुलेशन आ गई. डन. बोलो. नाउ व्हाट दे डिड, 100 ऑप्शंस हर एम्प्लॉय को दिए जा रहे हैं. 122 फेयर वैल्यू है. पीरियड फैक्टर यहाँ पे याद रखना गलत हो जाएगा. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसीलिए क्योंकि देखो डे 1 पे तो आपको लगता था कि 1 साल में हो जाना चाहिए था, ज्यादा से ज्यादा 2 साल. ईयर 1 एंड पे समझ में आ गया कि भैया 2 साल तो लगेंगे, तो यहाँ पे 1/2 लिखा है. फिर इसके बाद 2/3 लिखा क्योंकि इस ईयर में एंड तक ये समझ में आ गया कि भैया अभी भी वेस्टिंग मतलब टारगेट मैच नहीं हुआ, तो 2/3 लिखते हैं. और फिर यहाँ पे 3/3 या फिर इसको अपन 1 बोलते हैं. बस इनका इंटू किया, निकाल लिया. इसके बाद इस क्वेश्चन में कुछ जान बची नहीं. एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व पीओएल टू एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, ये आ गया. और ये सेम अमाउंट यहाँ आ जाएगा शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व टू अदर इक्विटी. टोटल क्यूमुलेटिव एक्सपेंस आ गया. बोलो यहां तक कोई डाउट 7th में. और भावना और स्वप्निल रहमान, वो जो नेगेटिव एक्सपेंस वाला आपने बोला था ना नोट नंबर 1 का, ये वो नोट नंबर 1 वाला है, इलस्ट्रेशन नंबर 8. इसको भी अपन देखेंगे. और अपन ना आज मैं आपको बता देता हूं, यहां तक पूरा खत्म कर देंगे. कौन सा, 2 क्वेश्चंस और खत्म करने. ओके चलो. एसीसी लिमिटेड ग्रांटेड 10,000 शेयर ऑप्शंस टू वन ऑफ इट्स मैनेजर. मतलब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं, एक. In order to get the option, the manager has to work for the next 3 years in the organization and reduce the cost of production by 10% over the next 3 years. मतलब यहां पर ये केस ऐसा दिया है कि यहाँ पे सर्विस कंडीशन भी दी है और परफॉर्मेंस कंडीशन भी दी है. पिछले क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस कंडीशन थी. यहां पर क्या है, सर्विस कंडीशन. सर सर्विस कंडीशन है मतलब 3 साल तो उसको रहना ही पड़ेगा, प्लस 10% से हर साल उसको हर साल उसको अगले 3 साल तक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी डिक्रीज करना पड़ेगा. दिस इज द टारगेट. फेयर वैल्यू क्या दी है, 95. ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 पर ये इन्होंने कॉस्ट रिडक्शन कितना पहुंचा ये बता रहा. तो कॉस्ट रिडक्शन इन्होंने 12% किया, टारगेट अचीव हो गया. यहाँ पे 8% टारगेट अचीव नहीं हुआ, तो क्या यहाँ वेस्टिंग पीरियड नहीं होगा, नहीं, क्योंकि यहाँ 3 साल ऑलरेडी सर्विस कंडीशन भी है, तो अगले साल भी वो रहेगा वेस्टिंग पीरियड. ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये बात समझ में. यहाँ वर्ड लिखा है एंड. भावना स्वप्निल समझ में आ रहा है तो वाई, नहीं तो एन टाइप करने का. चलो नाउ नाउ
ईयर 3 में भी 10% इन्होंने अचीव कर लिया। हाउ द एक्सपेंसेस विल बी रिकॉर्डेड, सिर्फ एक्सपेंस पूछा, क्या जनरल एंट्री पूछी है? नहीं। तो क्या बनानी है? नहीं। जितना पूछा उतना करना फटाफट से। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट वेस्टिंग पीरियड 1, इसमें तो खत्म ही हो गया, ये तो एक ही मैनेजर ही था ना। ओके, 10,000 शेयर ऑप्शंस दे रहे हैं उसको, 95 उसकी क्या हो जाएगी? फेयर वैल्यू, ये फेयर वैल्यू दी थी ना। यहां पर डे 1 पर 3 साल हमें लिखा है। कई बच्चे ये बोलते हैं सर ये 1/2 क्यों नहीं है? क्योंकि दोस्तों ये ना एंड लिखा है और 3 इयर्स पहले से ही डे 1 से बोल के रखा है। मुझे एक बात बताओ, ये 1/3 होगा कि नहीं होगा? ये जीरो क्यों किया? ये जीरो क्यों किया? क्योंकि परफॉर्मेंस मीट नहीं हुआ। हेलो, और ये परफॉर्मेंस मीट नहीं हुआ तो ये जीरो कर दिया गया। ये 3/3 अगेन, यहाँ पे दोनों सर्विस कंडीशन प्लस परफॉर्मेंस कंडीशन थी, तो दोनों कंप्लाई करनी थी। ये जीरो समझ में आया कि नहीं? ओके, नाउ टोटल एक्सपेंस क्या है यहाँ पे? ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी, ये तो आ जाएगा। यहाँ जीरो आ जाएगा, क्यों? क्योंकि देखो 1 इंटू 10,000 इंटू 95 इंटू जीरो, जीरो इंटू समथिंग इज ऑलवेज जीरो। और यहाँ पर सुनो, लास्ट ईयर का एक्सपेंस लेस करेंगे तो कैन आई से ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव एक्सपेंस हो जाएगा। तो यहाँ एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व टू एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। नेक्स्ट ईयर वापस 1 इंटू 10,000 इंटू 95 इंटू 3/3 दैट इज 1, और लास्ट ईयर का एक्सपेंस जीरो है। बोलो कर पाओगे कि नहीं? हाँ, लेकिन मुझे एक बात बताओ, कंडीशन क्या कोई और लिखा था यहाँ पे या एंड लिखा था? रहमान, रहमान का डाउट है सर, जब अगले साल जा ही रहा है वेस्टिंग पीरियड तो यहाँ पे 2/3 लिख सकते थे, क्योंकि भले ही परफॉर्मेंस कंडीशन नहीं हुई लेकिन सर्विस कंडीशन तो हम मीट कर रहे थे ना। बट माय डियर दोस्त, माय डियर फ्रेंड, मुझे एक बात बताओ, यहाँ क्वेश्चन में एंड लिखा है, तो जब एंड लिखा है इसका मतलब दोनों कंप्लाई होगी तभी हम वेस्टिंग पीरियड आगे बढ़ाएंगे, तभी हम एक्सपेंस बुक कर पाएंगे उस साल का। हाँ, तो जब वहां पे एंड लिखा है तो यहाँ जीरो कर दिया। एक कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, हमें दोनों कंडीशन फुलफिल करानी थी। आई होप यू आर गेटिंग इट नाउ। रहमान भाई, कैन वी मूव अहेड? डन। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, और मजा आ जाएगा इसमें। इसमें वो जो वेस्टिंग पीरियड का अपन ने चार्ट देखा ना, एक्चुअल लेस देन दी एस्टिमेटेड या एस्टिमेटेड लेस देन दी एक्चुअल, ऐसा वो वाला क्वेश्चन। एंटिटी P issues share based payment plan to its employee based on the following details. नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने? 100। फेयर वैल्यू एट ग्रांड डेट कितनी है? 25। मार्केट कंडीशन क्या है? मार्केट मतलब परफॉर्मेंस कंडीशन। शेयर प्राइस को कितना बढ़ाना है? 30 रुपए तक ले जाना है। अभी आज कितने की है? 25 की। कितने तक ले जाना है? 30। ये टारगेट है परफॉर्मेंस। साथ ही साथ सर्विस कंडीशन भी दी है, टू रिमेन इन सर्विस अंटिल द मार्केट कंडीशन इज फुलफिल्ड। मुझे बताओ, टू रिमेन इन द सर्विस कब तक? जब तक मार्केट कंडीशन फुलफिल ना हो। तो मुझे एक बात आप बता दो कि जब ये मार्केट कंडीशन फुलफिल होगी, मार्केट कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो मुझे एक सिंपल सी बात बताओ कि यहाँ पे इनको एस्टिमेट करना पड़ेगा, और इन्होंने एक्सपेक्टेड कंप्लीशन एस्टिमेटेड वेस्टिंग पीरियड कितना लिया है? 4 years। कैन आई सी दे हैव टेकन द एस्टिमेटेड वेस्टिंग पीरियड 4 years? क्योंकि यहाँ पे सर्विस कंडीशन तो दे दी, जब तक मार्केट कंडीशन फुलफिल ना हो। मार्केट कंडीशन क्या थी? 30 रुपए शेयर प्राइस पहुंचाओ। अब कैसे पता चलेगा? डे 1 पे एस्टिमेट कर दी। ये वही कहानी चल रही है। हाँ, अब वो बोल रहे हैं डिफाइन करो एक्सपेंसेस रिलेटेड टू सच शेयर बेस्ड पेमेंट प्लान इन ईच ईयर सब्जेक्ट टू बिलो सिनेरियोस। पहला क्या है? आपकी मार्केट कंडीशन 3 साल में अचीव हो गई, मतलब एक्चुअल 3 साल 3 years, और यहाँ पे एस्टिमेटेड 4। तो मुझे एक बात बताओ, 3 साल, ये जो थर्ड ईयर होगा, फर्स्ट ईयर तो आप क्या लिखोगे? पीरियड फैक्टर 1/4। सेकेंड ईयर क्या लिखोगे? 2/4। और थर्ड ईयर लिखोगे 3/3। क्यों? क्योंकि 3 साल में अचीव हो गई। और मार्केट कंडीशन इज फुलफिल्ड इन ईयर 5। तो फर्स्ट ईयर में 1/4, सेकेंड में 2/4, थर्ड में 3/4, फोर्थ में 4/4। पांचवा साल जाओगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप एस्टिमेटेड से ज्यादा नहीं जाने वाले।
5वें में जाओगे ही नहीं, 5वें में नहीं जाओगे। देखो चार्ट वापस, एक्चुअल वेस्टिंग पीरियड ज्यादा बड़ा है एस्टिमेटेड से, तो देन एक्सपेंस इज रिकॉग्नाइज्ड ओवर एस्टिमेटेड वेस्टिंग। अपने नोट्स इतने कंसाइज मैंने बनाए ताकि आप बस रीड करो और क्वेश्चन सॉल्व, है ना। तो डू अप्रिशिएट इट व्हेन आई विल अपलोड दिस ऑन यूट्यूब, ओके, बिकॉज आई नीड योर सपोर्ट and I'll be there to support you guys till your exams, till the date you become chartered accountant. तो पहला कंडीशन, मार्केट कंडीशन अगर फुलफिल्ड होती है 3 इयर्स, तो मैं आपको बता देता हूं कि 3 सालों में अगर फुलफिल हो गई, तो देखो मैंने कितने साल लिया, ईयर 1 2 3, यहाँ लिया 1/4 2/4 3/3। देखो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने थे, 100, ऑप्शन कितना दे रहे हैं 1, फेयर वैल्यू 25 है, और पीरियड फैक्टर 1/4 2/4 और 3/3। सर ये 1/4 क्यों लिया, क्योंकि डे वन पे थोड़ी, फर्स्ट ईयर पे थोड़ी पता है कि 3 साल में खत्म हो जाएगा, सेकेंड ईयर में भी नहीं पता होगा, थर्ड ईयर में पता चला, बस सेम है। और यहाँ पे मार्केट कंडीशन अगर 5वें साल गई, तो हम सिर्फ 4 साल तक 1/4 2/4 3/4 4/4। बोलो इसे कर पाओगे, पक्का, बहुत बढ़िया। नाउ नाउ आज आपका होमवर्क भी है, ये जितने मैंने क्वेश्चन कराए ना यहाँ तक, ये सारे क्वेश्चन आज आप ट्राई करो खुद से सॉल्व करने का। क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ योर टेस्ट योर नॉलेज, मॉड्यूल का टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 5 आपको सॉल्व करना है, और इलस्ट्रेशन नंबर 9 आपको सॉल्व करना है, बस यहां तक। ये क्वेश्चंस आज आप सॉल्व कर लीजिएगा, बाकी सेकेंड पार्ट में अपन मिलेंगे। आई होप आज मैंने आपको जितना पढ़ाया पूरा क्रिस्टल एंड क्लियर है। आपका शेयर बेस्ड पेमेंट सारे कंसेप्ट एक बार ब्रश अप हो गए, सारी चीजें मैंने कवर करी, छोटी से छोटी चीज। कहां पर कंडीशन कौन सी वाली बेटा, जल्दी बताओ। एंड कंडीशन में, एंड कंडीशन में कहां पर 95,000 कहां लिखा है बेटा, हाँ ओके, इलस्ट्रेशन 8, हाँ ये रहा, बोलो। सर ईयर 1 एक्सपेंस क्यों नहीं लेस किए बेटा, यहाँ कर तो दिए, ये नेगेटिव रिकॉर्ड हुआ ना हमारा, ये कर तो दिया था मैंने, और इसी साल हम रिवर्स एंट्री पास करेंगे, तो ऑटोमेटिकली ये सेट ऑफ हो जाएगा, गॉट इट। तो है ना, मैंने आपको यहां तक बताया, प्लीज बस मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप ये 2 क्वेश्चन होमवर्क कर लेना, और जो मैंने क्वेश्चन अभी आपको एक्सप्लेन करे इनको घर पे लिख के सॉल्व कर लेना। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप ये डेली मेरे साथ करते चले जाओगे, रिकॉर्डेड वाले तो जब तक करेंगे करेंगे, लेकिन आपका बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं अपन कल, टाइमिंग मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे बता दूंगा, एंड तब तक के लिए आप इसको होमवर्क जरूर कर लीजिएगा। कल आप 3 आवर्स के अंदर ये पूरा आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, 3 घंटे में आप आराम से कर लोगे, है ना। चलो मिलते हैं कल, कल अपन स्टार्ट करेंगे मॉडिफिकेशन से, मॉडिफिकेशन से। कल संडे है क्या, तो फिर परसों, कल नहीं, कल संडे है तो फिर परसों, परसों वी विल मतलब मंडे, दैट इज दी 20th जनवरी, वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर का, परसों अपना पूरा हो जाएगा, क्योंकि अब इसमें ज्यादा टाइम लगना नहीं है, बेसिक सब में हमने बहुत सारा समय दे दिया है। आई होप आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे, है ना। गूगल ड्राइव की लिंक मैंने शेयर कर दी है, यूट्यूब पे ये वीडियो है, और आप कमेंट्स के थ्रू भी थोड़ा सा बताना कि कैसा लगा, ओके, थैंक यू सो मच। और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग, ऑल द बेस्ट फॉर May 25।